भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? इंडिया इज़ इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। इसराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका एक किस्म से हमारा दोस्त है, ईरान भी एक किस्म से हमारा दोस्त है। हमारा पाकिस्तान से सिवाय और कोई दुश्मन नहीं है और चीन के सिवाय कोई स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर नहीं। मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इसराइल में हुआ, उसके बाद इसराइल ने अटैक किया। तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो फिक्शन अगर है? पता था तो क्या, पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये डोनाल्ड नहीं बोलते अटैक, उनको। डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा यू नो आई लव यू सो मच, आई एम गोना स्टॉप द अटैक, वेरी बिग अटैक, आई एम गोना स्टॉप इट। कम अलोंग, बी रियलिस्टिक। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ईरान पे जो हो रहा है वो ईरान की गलती है, फुल स्टॉप। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि अमेरिका नैरेटिव जीत रहा है। तो जो भी ईरान के सपोर्ट में इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलते हो? जब ईरान हमारे लोगों को मार रहा है और हमारे ही ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक करके रखा है, आप ये चाहते हैं कि हमारा देश उनके समर्थन में कुछ बोले? भाई किस एंगल से आपको लग रहा है? ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था, अपनी मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? ये था चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, ईरान इंडिया को भी हमला कर सकता है। आई थिंक सो। इंडिया अटैक भी कर सकता है ईरान को अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो। आई वुड सस्पेक्ट सो। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट। ईरान और इजराइल वॉर लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान पर हमले भी हो रहे हैं, ईरान भी अपने अगल बगल लगातार अटैक करता जा रहा है। हर पल नई अपडेट्स आ रही है इस वॉर से रिलेटेड, जिससे कंफ्यूजन और टेंशन दोनों बढ़ रही है। इस पॉडकास्ट में कंफ्यूजन और टेंशन दोनों को कम करने की कोशिश करेंगे विद राइट इन्फॉर्मेशन। इसलिए हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं वेल नोन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट एंड सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर ये अपनी क्लियर और बोल्ड एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। टीवी पैनल्स पर आप इनको बहुत अच्छे से देखते हैं और सोशल मीडिया पर ये बहुत पॉपुलर हैं। सो आज इनसे बड़े सारे सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं, जैसे कि ये वॉर और कितने दिन चलेगी, इस पर इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इंडिया पर भी अटैक हो सकता है, ऑयल रिजर्व्स जिसके बारे में बात हो रही है कि बहुत कम रह गया है, तो क्या भारत को और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, भारत क्या इस वॉर को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। बड़े सारे सवाल हैं। इस पॉडकास्ट को देखते हुए आपके अंदर भी सवाल आएंगे तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। शुरू करते हैं इस बातचीत को। प्लीज वेलकम अभिजीत अय्यर मित्रा। नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी। भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? ईरान, इजराइल, अमेरिका या कोई और? देखिए, भारत का मित्र हमेशा भारत ही होगा, क्योंकि जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है ना, सब अपना ही देखभाल करते हैं। कोई दूसरों के वजह से खुद को कुर्बान करें, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में होता नहीं है। ठीक है ना? तो इंडिया इज़ इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका एक किस्म से हमारा दोस्त है, ईरान भी एक किस्म से हमारा दोस्त है। इट्स ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रेंडशिप। हमारा पाकिस्तान से सिवाय और कोई दुश्मन नहीं है और चीन के सिवाय कोई स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर नहीं है। Okay. बाकी सब हमारे दोस्त हैं। पर देखिए, दोस्ती भी ये होती है ना कि वो दोस्त होते हैं, माँ नहीं होती है। माँ अपने बच्चे के लिए खुद अपना जिंदगी भी त्याग देंगी, दोस्त नहीं करेगा बॉस। सो यू नो, ये अपने आप में एक लर्निंग है। इट इज नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस बट पर्सनल रिलेशंस में भी। सो इट इज सेम। सो इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली इज एन एक्सट्रैपोलेशन ऑफ पर्सनल रिलेशंस टू अ मच लार्जर स्केल। तो उसमें ना कोई ये दो राय नहीं होने चाहिए कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानी ही मरेंगे, कोई विदेशी नहीं मरने वाला है अपन के लिए। मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इसराइल में हुआ, उसके बाद इसराइल ने अटैक किया। तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो फिक्शन अगर है? पता था तो क्या वो रोक सकते थे? बता नहीं। सकते थे। अब कैसे पता है? बताया नहीं। इन्हें ईरान को बताया नहीं, मतलब ईरान को नहीं, बता नहीं, सकते थे। क्यों ईरान को? देखिए, ये हमारा ईरान के साथ कोई इंटेलिजेंस रिलेशनशिप नहीं है। ओके। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक जर्नलिस्ट होता है, वो बोलेंगे कि सोर्स एकदम सैक्रोसैंक्ट होता है। वो कहानी तभी कर सकते हैं जब उनका सोर्स उन पे पूरा विश्वास कर सके कि वो मेरा नाम कभी नहीं लेगा। ठीक है।
तो शायद बीबी ने मोदी को बोला था। देयर इज जीरो कॉन्फर्मेशन ऑफ इट। लोग तो ऐसे बोले जा रहे हैं कि भाई उनको पता है, वो उस मीटिंग में थे जहां बीबी ने खुद बोला, अरे मोदी भाई देख, मैं ना कल परसों इस पे हमला करने वाला। भाई कैसे पता? देखिए, हमारा एक इंटेलिजेंस असेसमेंट था कि हमला होने वाला है, क्योंकि 14 जनवरी को, पहले नवंबर को एक एमईए ने नोटिस जारी की थी, और फिर 14 जनवरी को बहुत सख्त नोटिस जारी की थी कि आप सब उधर से निकलो करके। ईरान से कोई आता निकला नहीं। हाँ, ईरान से कोई भी नहीं निकला। और फिर अभी टीवी पे आके रो रहे हैं। जैसे यूक्रेन में भी हमने बोला था निकलो, नहीं किया, फिर आके रोएंगे, फिर बोलेंगे अरे तुमने हमको बिजनेस क्लास में नहीं भेजा, हमको इंडिगो में बस 28 इंचेस लेग रूम जो प्रीमियम इकोनॉमी होता है वो नहीं दिया, हमको 22 इंचेस जो इकोनॉमी में होता है वो दे के तुमने निकाला। भाई कोई ये होता है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस, बहुत लिमिटेड तौर से हमारा इंटेलिजेंस असेसमेंट ने एक असेसमेंट किया था कि ये होने वाला है। ठीक है। कब होने वाला है वो हमको नहीं बताएंगे, हम्म। क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे ना ही तो इसराइल के साथ ना ही तो अमेरिका के साथ इतना एक घनिष्ठ संबंध है कि आप ऐसे ये ना दोस्त, यहाँ पे दोस्ती नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मल अग्रीमेंट होता है। ठीक है। वो बस उतना ही बोलेंगे जितना कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी पे असर पड़े। ठीक है। और देखिए, अब तो हमको पता है कि ना ही तो अमेरिका ना ही तो इसराइल ने कैलकुलेशन करके रखा था कि ईरान पूरे नेबरहुड में इतनी तबाही मचाएगा। उनको पता ही नहीं था। वो तो अब हम सबको, करेक्ट। अभी क्या 4-5 दिन हुए हैं, राइट। सबको पता है कि इसराइल और अमेरिका ने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि अभी जो न्यूज़ निकला है कि 23 को उन्होंने अटैक का निर्णय लिया था, और मोदी के वजह से वो 5 दिन टाला गया, विजिट मोदी का इजराइल। क्योंकि अगर मोदी आते, उनको पता था कि इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले होने वाले हैं, और मोदी फिर अपना विजिट कैंसिल कर देते। या अगर मोदी उधर थे और इन्होंने विजिट शुरू किया होता, तो मोदी को कितना पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होता, और मोदी के सिक्योरिटी को क्या होता कि प्रधानमंत्री उधर हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो उसी रात को रूस पहुंचे थे जिस रात को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। और बेचारी की इतनी बुरी तरह से ट्रोलिंग हुई, और वो उसको, वैसे इमरान खान को तो कुछ वैसे भी पता नहीं है, हर चीज़ पे चौंक जाता है। तो वो इतना चौंका हुआ था, और फिर उसको लगा कि भाई मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है, पता नहीं whatever। सो आई वुड से गारंटीड बेस्ड ऑन न्यूज़ रिपोर्ट्स कि ये 5 दिन मोदी की वजह से टाला गया। पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये डोनाल्ड नहीं अटैक, बोलते उनको, डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा यू नो आई लव यू सो मच, आई एम गोना स्टॉप द अटैक, वेरी बिग अटैक, आई एम गोना स्टॉप इट, कम अलोंग, बी रियलिस्टिक। तीसरा, मोस्ट लाइकली उन्होंने जितना हम दोनों के देशों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट है, उसके तहत थोड़ा बहुत उन्होंने बताया होगा कि भाई देखो हम कुछ तो करने वाले हैं, और उसके तहत हमने वार्निंग जारी कर रखा था। पर क्योंकि उनका भी इंटेलिजेंस असेसमेंट था कि वो ईरान बाकी के गल्फ देशों पे हमला नहीं करेगा, शायद बेसिस पे हमला करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद है ना, क्योंकि जून जुलाई में जब 25 में करेक्ट, उन्होंने कतर के अमेरिकन बेस पे एक अटैक किया था, राइट, पर बाकी चीजों पे नहीं किया था। कतर के होटलों पे नहीं किया था, कतर के खुद के डिफेंस इंस्टॉलेशन पे नहीं किया था, यूएई पे नहीं किया था, बहरीन पे नहीं किया था। सो दे थॉट कि भाई शायद जो लास्ट टाइम हुआ था वही इस बार भी हुआ है। प्रॉब्लम क्या था कि इन दोनों ने देशों ने बहुत स्टैटिक सोचा था कि मेरा दुश्मन, मैं चेंज करूंगा अपना टैक्टिक, पर मेरा दुश्मन वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नया सोच नहीं लाएगा, नए वेपन्स ये अमेरिका और नहीं इसराइल ने लाएगा। सोचा, और एक किस्म से उन्होंने वही ट्रांसमिट किया होगा कि हमारा असेसमेंट है कि आपका रिस्क ज़्यादा नहीं है, और हमारा भी असेसमेंट होगा कि भाई देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम समझते हैं कि हमारा रैशनैलिटी ही दूसरों का रैशनैलिटी है। राइट, अब एक अमीर बंदे के लिए एक रोल्स रॉयस खरीदना बहुत रैशनल लगता है। उसके पास 100 करोड़ है तो वो 4 करोड़ एक रोल्स रॉयस फैंटम पे लगा देता है, ये तो ठीक है, रैशनल है। बट भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए रोल्स रॉयस लेना पता नहीं कितने साल का अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएगा, करेक्ट, जो मारुति एस्प्रेसो खरीदता है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट रैशनल फॉर हिम। तो हमारे लिए जो ईरान रैशनल
ये लगा वो ईरान के लिए रैशनल नहीं था. एंड दीज आर इंटेलिजेंस असेसमेंट्स गो रॉन्ग वेरी वेरी ऑफन. देयर इज नथिंग न्यू. इसमें देखिए पता नहीं क्यों स्कैंडल बनाया जा रहा है, पर कोई भी अगर सीरियस प्रैक्टिशनर होगा वो इसको स्कैंडल नहीं बताएगा. ये बस ये जो 4 कौड़ी के जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, जो पता नहीं कहीं से पैसा लेके नाचते हैं, वही लोग बोलते होंगे मेजर स्कैंडल मेजर स्कैंडल मेजर स्कैंडल. यू हैव टू बी आइडियोलॉजिकल टू बिलीव दिस नॉनसेंस. फेयर इनफ. एडवाइजरी पे आते हैं. आपने बोला कि ईरान के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बार एडवाइजरी जारी की कि भाई वापस आ जाओ, वहाँ पे अटैक हो सकता है, सेफ नहीं है वहाँ पे रहना. फिर भी लोग नहीं आए. तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको गवर्नमेंट वहाँ से जल्दी से निकाले. तो वहाँ से जब इनको वापस लाती है तो एयरपोर्ट पे पहले 2 रैपट मारती है कि भाई तुमको जो बोला था या फिर क्या पेनलाइज करती है, या फिर वैसे ही दामाद की तरह लाती है कि भाई आ जाओ. देखिए इंडियन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ऐसा है, आपने देखा होगा कि वो न्यूज़ रिपोर्ट जो आया था, जो 98% जो डाउरी के केसेस लगते हैं वो फॉल्स डाउरी के केसेस लगते हैं, क्योंकि वो लेवरेज करने के लिए, आपको धमकी देने के लिए कि मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं बोलूँगी तुमने मेरे को पीटा था, मारा था, मेरे साथ जुल्म किया था, ये इस टाइप का. सो इंडिया इज़ अ स्टेट जिसका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम एक्टिवली चोरों को, एक्सटॉर्शनिस्ट को, ब्लैकमेल को रिवॉर्ड करता है. ओके. और इंडिया ऐसा ही स्टेट है जो इन जैसे लोगों को फालतू में फ्री का ले आता है. अमेरिका कभी नहीं करता है, पता है. अमेरिका जो दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है, जब वो बोलता है निकलो, तुम अपने पैसे से निकलते हो. और अगर तुम अपने पैसे से नहीं निकाले गए और तुमको निकाला गया अमेरिकन टैक्स पेयर के फंड से, यू हैव टू पे द एंटायर अमाउंट. अब हम उतने अमीर नहीं हैं बॉस, पर ये सब इनका जो इवैक्यूएशन होगा ना, हमारे पैसे से होगा. उन्होंने सुना भी नहीं था, और उनको फिर कोई मंत्री साहब जाके एयरपोर्ट में उनको माला पहना के फोटो खिंचवा के बोलेंगे बहुत अच्छा, हाँ मेरे पैसे पे तुमने बहुत अच्छा किया ना. यूएई को कितना लॉस हुआ, उन पे कितना अटैक हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखे बहुत सारे वीडियोस आए दुबई से भी कि यहाँ पर मिसाइल्स आ रहे हैं, इंटरसेप्ट किया जा रहा है, बट सडनली वो सब बंद हो गया. तो क्या उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया नैरेटिव्स को मैनेज किया, या अटैक सही में ज़्यादा नहीं हुआ, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं हुआ? जो मेरे रिश्तेदार उधर हैं वो सब बोल रहे हैं अटैक्स आर कंटिन्यूइंग एज नॉर्मल अभी भी? हाँ, उतना ही, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है. अच्छा, दुबई पे भी? हाँ, दुबई में भी इट इज एक्सपैंडेड नाउ. 7 स्टेट्स हैं ना, रासल खैमा, अजमान, फुजैरा, शारजा, अबू धाबी, दुबई और उम्मुल क्वैन. पहला दिन अबू धाबी पे हुआ था, दूसरे दिन दुबई पे हुआ था, अभी शारजा, फुजैरा, रासल खैमा पे हुआ है. सब अटैक्स एक्सपैंड हुए जा रहे हैं, कुछ भी कम नहीं हो रहा है. उनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, अबू धाबी एयरपोर्ट पे अटैक हुआ. आपने देखा कुवैत और बहरीन कतर एयरपोर्ट पे भी अटैक हुआ था. सो ये एक्सपैंड हुए जा रहा है. पर यूएई ने बहुत अच्छा काम किया है कि देखिए हर पॉलिसी में कैरेट और स्टिक होना चाहिए, डंडा होना चाहिए, और थोड़ा नमकीन होना चाहिए और मीठा होना चाहिए. तो जब आप वीडियोस को पब्लिक करेंगे, उसका स्ट्रिक्टली ये बैन कर दिया गया है. वो जो भी एक्स पे या फेसबुक पे शेयर कर रहा है, उनके अकाउंट को सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि वो पब्लिक रीअश्योरेंस कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा अगर होटल बुकिंग था और तुमको अभी फ्लाइट नहीं मिल रहा है जाने का, पूरा खर्चा हम अगर आप 5 स्टार में प्रेसिडेंशियल स्वीट पे रह रहे थे, जितना देर आपका ये पोस्टपोन हुआ है उसका पूरा खर्चा हमारा. ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, दैट इज़ हाउ अ गवर्नमेंट शुड ऑपरेट. तो वो कर रहे हैं, बट द अटैक्स आर गोइंग ऑन अनइंटरप्टेड. सो वहाँ पे जो लोकल्स हैं या जो इंडियंस हैं जो वहाँ पे गए हैं, वो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि दुबई पे अटैक हुआ. सो हुआ या नहीं हुआ? मतलब हुआ है. एंड ऑल माई रिलेटिव्स आउट देयर, आई एम गेटिंग वीडियोज ऑन एक्स विच आई एम नॉट पुटिंग आउट. व्हाट्सएप पे मेरे को मिल रहा है, उधर व्हाट्सएप नहीं है, वो टेलीग्राम पे एंड थिंग्स लाइक दैट पे भेजते हैं. उधर व्हाट्सएप बैंड है, आपको नहीं पता है, करेक्ट. पर ट्विटर डीएम पे इस पे मेरे को भेज रहे हैं. आई एम नॉट पुटिंग इट अप क्योंकि उनका लोकेशन फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो सेफ है दुबई में रहना या अभी नहीं है? देखिए सेफ, अगर आप गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं हो और होटल में नहीं हो तो सेफ है. और ये ईरान को पता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कौन सा है और होटल कौन सा है?
क्योंकि उधर बहुत बड़ा ईरानियन एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन है। उसमें आप समझ ही लो, अगर 100 भी अगर स्पाइज थे, हम्म, स्पाई की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप जाके इस पे देख लो ना, गूगल मैप्स पर ही देख लो, सब उनके डिफेंस हम्म। लोकेशंस मैप्ड हैं उस पे। तो गूगल मैप से ही पता, सब कुछ पता चल सो जाता है। पॉसिबिलिटी है कि दुबई पे भी ईरान और बड़ा अटैक कर सकता कर सकता है। कल या परसों ही उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है दुबई में बहुत है। बड़ा, उस पे अटैक किया था, बट मीडिया बहुत अच्छे से मैनेज किया दुबई ने। बहुत अच्छे से। गुड। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है आज के टाइम में, जहाँ पे एक तरफ बोल रहे हैं कि उनके जो भी पॉलिसी मेकर्स थे या जो भी हेड ऑफ स्टेट थे वो सब मर गए हैं। सो क्या मर गए हैं, और अगर मर गए हैं तो अब भी क्या ईरान के पास कोई स्ट्रेंथ है? तो देखिए, कल रात को यानी कि आज बहुत सुबह उनके जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं सब अपने जो राजा महाराजाएं हैं हमारे साइड पे, उनसे क्षमा मांगता हूँ। हम कभी भी इतना एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, पर अमेरिका ने हमको मजबूर किया। इससे हमको क्या पता चल जाता है कि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है IRGC पे, ओके। जिसको हम कहते हैं पासदरान, हम्म, और जो सेपा पासदरान, ऑल द सेम थिंग। और इसमें क्या है कि ये भी है कि हमको उसी से पता चल जाता है कि उनका, ईरानियंस ने बहुत सोच समझ के रिडंडेंसी बनाया था कि अगर पूरा लीडरशिप भी खत्म हो जाए, हम्म। नीचे जो मिलिट्री रिटेलिएशन होना है वो चलते ही रहेगा। वो उन्हें प्लान किया था उन्होंने। बहुत अच्छे से प्लान किया था, उफ। बहुत अच्छे से प्लान किया था। इसीलिए आप देखेंगे कि इजरायलीज वो वीडियो जारी किए जा रहे हैं कि कैसे हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ही ख़त्म कर दिया था। हम्म, पर फिर आप एक और वीडियो देखिए जिसमें वो उन्होंने ग्राउंड में से बहुत दबाए हुए सॉलिड रॉक में टनल्स बना के उसमें से मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, ठीक है? सीधे, वी डिडंट थिंक इट वाज पॉसिबल, क्योंकि उसका जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स होता है, बट दे फाउंड अ सिस्टम वेयर इट इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो कर रहे हैं। और अगर आपको बंकर बस्टर, अब देखिए ये जो मिसाइल है, इसका आसान सा एक इकोनॉमिक्स है। जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो लगभग 20 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन अ ड्रोन। ठीक है। उनका ड्रोन हमको पता है लगभग $10,000 का है। ओके। अब $10,000 का ड्रोन है, 20 टाइम्स लगा दिया तो क्या, 10,000, 100,000 टू $2 लाख का एक बैलिस्टिक मिसाइल होगा। अब क्या 2 लाख का बैलिस्टिक मिसाइल बन सकता है? हाँ, क्योंकि हम देखते हैं हिंदुस्तान में क्या, हमने मैक्सिमम 300-400 लगाए होंगे बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि हमको बस न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करना है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए। अमेरिका के पास 4-5 हज़ार होंगे। भाई ये लोग 15-20 हज़ार बना रहे हैं, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है ना ईरान। इसमें, ईरान का। दे हैव ब्रॉट द कॉस्ट डाउन सो मच, वी डोंट इवन नो कि पुराना कॉस्ट डायनामिक्स अभी इस पे अप्लाई भी होगा कि नहीं। शायद वो 20 से बहुत ही कम, अब 5-7 गुना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है ड्रोन से, क्योंकि उन्होंने इतना, अगर आप इतना स्केल में बनाते हो ना, दाम तो सस्ता पड़ जाता है। करेक्ट। दैट इज व्हाट दे हैव डन। अभी हमको पता नहीं, ये पिछले 1 साल से बोले जा रहे हैं इनका अभी स्टॉक्स खत्म होने वाला है, स्टॉक्स खत्म होने वाला है, स्टॉक्स खत्म होने वाला है। भाई किसका? ईरान का? ईरान का भाई। और ये नैरेटिव कौन चलाता है? अमेरिका इसराइल दोनों। अच्छा, बट खत्म नहीं हो रहा है। खत्म तो हो ही नहीं रहा है, बस खत्म तो हो ही नहीं रहा है। देखिए बहुत आसान सी बात है, अगर खत्म हुआ होता और अगर अटैक्स भी कम हो रहे हैं, तो अब तक तो दुबई एयरपोर्ट खुल जाना चाहिए था ना। खुला तो है नहीं। अमीराती, बहरीनी, कतारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटरसेप्ट करते हुए, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब इतना बल्क होता है, अब आप देख लीजिए एक इंटरसेप्टर $4 मिलियन का होता है, एक ड्रोन $10,000 का होता है। उफ। अब आप इकोनॉमिक्स समझिए इसका। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जो इससे 20 गुना ज्यादा भी है, $2 लाख का बैलिस्टिक मिसाइल, आप एक क्या, $4 करोड़ के मिसाइल से इंटरसेप्ट, आई डोंट नो, इज 4 मिलियन crores या So 40 लाख के इंटरसेप्ट। करेक्ट। सो $2 लाख वर्सेस $10,000, तो वेल इट्स $2 लाख वर्सेस $40 लाख। ओके। सो और वापस से अगर सिंप्लीफाई करें तो आप बोलो कि 10,000 का ड्रोन ईरान मारता है और उसको इंटरसेप्ट करके मारने के लिए उसको $2 लाख लगता है। नहीं, $40 लाख।
जो यूएई कर रहा है या अमेरिका कर रहा है या इजराइल कर सब, बिकॉज दे ऑल हैव द सेम मिसाइल्स, रहा है? सब सेम मिसाइल्स है। वो जो आयरन डोम है, वो ईच लास्ट इकोनॉमिक्स जो मैंने चेक किया था, वो $80,000 है पर मिसाइल। ओके। $80,000 पर मिसाइल, पर वो एक $200 रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए, शॉर्ट रेंज हिजबुल्ला रॉकेट, अनगाइडेड। ओ बाप रे, इतना सस्ता वर्सेस इतना महंगा। सस्ता वर्सेस इतना एक्सपेंसिव। उनका क्या लॉजिक है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल बहुत कॉम्पैक्ट सा देश है, छोटा Correct. सा। वो साउथ दिल्ली इसराइल से बड़ा है, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, अगर आप जीके, सफदरजंग, वसंत कुंज से लेके अगर ओखला का पॉपुलेशन एडअप करेंगे ना, वो आपका इसराइल का खत्म हो पॉपुलेशन जाएगा उतना में, होगा। हाँ। हरियाणा का 1/3 साइज होगा इसराइल, हम्म, ठीक है। तो आप इधर से बोलोगे अरे ओम प्रकाश इधर आ बेटा, वो उस इसराइल के उस साइड में, आई एम एग्जैजरेटिंग, बट ठीक है। यू गेट द दिस थिंग, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है ना, सही है। हमको वो साइज समझना ये नहीं लगता है। उसमें उनका इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है बहुत तगड़ा है। तो उनका जो इकोनॉमिक्स है, ये नहीं है कि ये $200 रॉकेट को हम एक $80,000 रॉकेट से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उनका ये है कि अगर ये $200 रॉकेट इधर गिरा, तो जो लॉस होगा इधर 20 करोड़ का लॉस होगा। तो इट इज 20 करोड़ वर्सेस 80। पर ये अगर गल्फ स्टेट्स देखेंगे, ठीक है, बहरीन और कतर, बहरीन तो बहुत ही छोटा है, कतर फिर भी थोड़ा बड़ा है, यूएई उससे भी बड़ा है। आप कहाँ डिफेंस करेंगे? इतना ज्यादा आपका टेरिटरी है, आप उसका डिफेंस चला ही नहीं सकते जितना इफेक्टिवली। क्योंकि ये देखिए, आसान सी बात है, अगर टारगेट बस इतना है और ईरान, ये पूरा आपका ये माइक सेटअप है, उधर से सब कुछ इधर ही आ रहा है, आप उसको सब कुछ कंसंट्रेट करके इधर से मार सकते हो। पर अगर मैं इतना ही बड़ा हूं और आप उधर से मारे जा रहे हैं, उधर से मारे जा रहे हैं, मेरे को इधर से भी मारना है, इधर से, इट्स लाइक अ इवनली मैच टेबल टेनिस में इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। करेक्ट। बट इसराइल के साथ, वो जब हम टेनिस सीखते हैं ना, वो ट्रेनिंग सेशन होता है ना, आप बीच में उस लाइन पे खड़े होते हैं और कोच आपको उधर ही फ्रंट हैंड और बैक हैंड उधर से ही मारने को ये करता है। दैट इज मच मोर easy to do. It is not very easy, but it is easier. And it is also cheaper. और ये आयरन डोम इज नॉट सुटेबल फॉर ये 2000-3000 किलोमीटर रेंज रॉकेट्स, वो बस 200 किलोमीटर रेंज रॉकेट्स के लिए सही है। सही है। सो अगर इसको समराइज करें तो ईरान का 3 बड़ा स्ट्रेंथ क्या है इस वॉर में? 3 बड़ा स्ट्रेंथ ये है रिडंडेंसी, कि आपका लीडरशिप जाने के बावजूद भी आपका मिलिट्री काम कर रहा है, बैकअप है आपके पास। हाँ, ठीक है। वो हमारी तरह नहीं है कि जब पृथ्वीराज चौहान मर जाते हैं पूरा फौज ही उड़ जाता है, या फिर महाराजा हेमू के आंख पे जब तीर लगता है उनका पूरा आर्मी ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, वो नहीं है। तो रिडंडेंसी उनका बहुत अच्छा है। दूसरा है उनका साइज, वो हिंदुस्तान का आधे साइज है, 1.6 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। अफगानिस्तान से 3 गुना ज़्यादा बड़ा, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ज़्यादा बड़ा है। और लोग को समझता है कि वो रेगिस्तान है, बॉस वो रेगिस्तान तो है, बट वो माउंटेनस रेगिस्तान है, बहुत ही। अगर आप एक टोपोग्राफिक मैप देखेंगे, बहुत ही ये है। तीसरा ये है कि उन्होंने अपने जो युद्ध प्लान्स हैं उनको इवॉल्व किया है, 1 साल के अंदर काफ़ी एवोल्यूशन किया है और बहुत सारा इनोवेशन भी किया है। और मैं बोलूँगा एक किस्म से उन्होंने दुश्मन का दिमाग इस 1 साल में काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट किया है। उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने जो पिछले 20 साल किया था वो सब तबाह हो चुका है, उनको नया प्लान चाहिए। और इसमें एक चौथा से 3.5 पॉइंट में डालूंगा कि जो इन्होंने अपनी कमज़ोरी कबूल करके जो एडजस्टमेंट किया, उसी का उल्टा हुआ है इजराइल और अमेरिका के साथ। कि उन्होंने इतना शौर्य हासिल किया है, वो सोच भी नहीं सकते थे कि भाई कोई मेरे से ज़्यादा कर सकता है। तो ह्यूब्रिस जैसा कोई हिंदी में नहीं है, देयर इज नो वर्ड फॉर ह्यूब्रिस। वो जो अहंकार उनमें आ गया था ना, कि मेरे से बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता है, मेरे से बेहतर कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। ईरान ने पूरा गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया है। सो इनोवेट भी किया है, कॉस्ट भी बहुत कम किया है और प्रॉपरली प्लान किया है कि आप पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मेन विलन कौन है इस वॉर का?
देखिए इसमें ना विलन, आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस में विलन बोलना ना बहुत ये है, क्योंकि नहीं, व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज अब नैरेटिव मीडिया एंड सोशल मीडिया पे और ग्लोबल लेवल पे अमेरिका के अगेंस्ट चला गया है कि भाई तुमने क्यों ऐसा एक्ट किया, जी क्यों एक साथ सबको मार दिया, अभी बात करने के लिए ईरान में कोई है नहीं, डायलॉग नहीं होगा तो फिर युद्ध रुकेगा कैसे? हाँ क्योंकि जो नीचे लेवल के उनके जो टीम थी उसको सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि भाई हम मरेंगे तो आप फोड़ते रहना, बिल्कुल तो वो फोड़ रहे हैं, हाँ। तो अभी बात किससे करोगे? सो अमेरिका का इसमें बहुत नेगेटिव पीआर हो गया है। हम्म। सो इज इट ट्रू कि अभी नैरेटिव वॉर में अमेरिका पीछे है और वो विलन दिख रहा है? हाँ आई वुड से दैट, क्योंकि मेरे को ना पिछले वॉर में मेरे को बिन्यामीन नेतन्याहू का, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट बिन्यामीन नेतन्याहू का टट्टू माना जाता था। सब मेरे को अभी भी बोलते हैं तुम तो जायनिस्ट के कुत्ते हो, ये सब मेरे टाइमलाइन पे आपको बहुत मिलेगा। भाई अगर मैं ही, और आप समझ ही लो कि ट्विटर पे मैंने कल एक पोल किया था, आप समझ लो जनरली मेरे फॉलोअर्स मोस्टली राइट विंग, प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका, फाइनेंशियल कंजर्वेटिव्स, लिबर्टेरियन होंगे। वो भी मैंने सोचा कि भाई शायद मेरे को थोड़ा ये फ्रेम थोड़ा गलत है, पैरालैक्स एरर हो रहा है, मेरे दृष्टिकोण थोड़ा इमोशन के वजह से ये हुआ है। तो मैंने पोल किया अपने फॉलोअर्स के लिए, 75% ऑफ देम अग्री कि अमेरिका इज लूजिंग दिस थिंग। तो जब आप फ्रेंडली ऑडियंस के साथ ही नैरेटिव लूज कर रहे हो तो समझ लो हो क्या रहा है फिर। और इसमें अगर विलन, भाई विलन तो हमको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। 79 में ना ही तो अमेरिका इनके साथ कोई दुश्मनी करना चाहता था, इजराइल तो इनका बहुत ही निकटतम, शाह का बहुत निकटतम दोस्त था। सब जाके ईरान ने खुद बर्बाद किया। अमेरिका के साथ भी रिश्ता बर्बाद किया, इजराइल के साथ रिश्ता बर्बाद किया, सोवियत संघ को अफगानिस्तान के जो इन्वेजन हुआ था उसके ऊपर रिलेशन बर्बाद किया। इतने लोगों के साथ रिश्ता बर्बाद करने के बाद फिर आके रोते हो कि भाई हमारे पे सैंक्शंस है, हमारे पे ये है, हमारे वो पे। सॉरी, दैट इज नॉट, इट इज ओनली योर फॉल्ट एंड यू हैव नोबडी बट योरसेल्फ टू ब्लेम। ईरान पे जो हो रहा है वो ईरान की गलती है, फुल स्टॉप। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि अमेरिका नैरेटिव जीत रहा है, क्योंकि अभी जो नैरेटिव है, अमेरिका बहुत ही अनप्रोफेशनल, let's put unplanned, unprofessional, continuing unprofessionality, अपने गलतियों को रेक्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं और दूसरों पे अब बोझ डाले जा रहे हैं। किसी को कभी भी दूसरों पे बोझ नहीं डालना चाहिए। ये पूरे सब ये मिठाई ये खा रहे हैं, वैसे मिठाई भी नहीं खा रहे हैं, पर बोझ सभी को उठाना पड़ रहा है, उसका कीमत सभी को चुकाना पड़ रहा है। ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था और अपनी मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? इंटरनेशनली कोई उसका क्लोज एलाई है, कोई उसका फ्रेंड है जिसने ये सब में, टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में किसने हेल्प किया ईरान को? ये जो अब्दुल कादिर खान नेटवर्क था, जो खान नेटवर्क था, जो बस्ट हुआ था कई साल पहले, न्यूक्लियर और मिसाइल नेटवर्क, ये था, चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान का। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ओके। ये तीनों क्या कर रहे थे? तीनों कोलैबोरेटिवली मिसाइल्स को डेवलप कर रहे थे, न्यूक्लियर को भी साथ साथ डेवलप किए जा रहे थे। पाकिस्तान कैसे कर रहा था? पाकिस्तान तो अमेरिका का। दैट डजंट मैटर, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का रहा है और हमेशा घेर भी रहा है। ओके। ठीक है, सो पाकिस्तान हैज ऑलवेज, देखिए वो ये अमेरिका को पता नहीं चला ओसामा बिन लादेन को कौन पाल रहा था एबटाबाद में? मिलिट्री एकेडमी के 2 किलोमीटर बाहर उसको पाल रहे थे। अमेरिकन्स भी ना बहुत ये हैं कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी उनको ट्रूप्स को मार रहा है अफगानिस्तान में, फिर भी वो बोलते रहेंगे पाकिस्तान हमारा एलाई है। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन। उन्होंने ईरान के साथ, ईरान को तो इस्तेमाल नहीं करते थे अफगानिस्तान में जाने के लिए। राइट। रूस के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बिगाड़ के रखा था, तो रूस से रीसप्लाई नहीं कर पाते थे। बच्चा कौन है रीसप्लाई करने के लिए? पाकिस्तान। प्लस इंडिया को भी बुली कर सकते हैं वैसे। इंडिया को भी बुली कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तो इंडिया थोड़ा, हाँ, मोर कोऑपरेटिव रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर उन्होंने ट्राइपार्टाइट डेवलपमेंट किया। आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही एडवांस था। करेक्ट। ये बहुत कम टेक्नोलॉजी दे रहा था, पर काफी टेक्नोलॉजी दे रहा था कि टाइड टर्न हो सके।
ईरान ने बहुत सोच समझ के ये किया है। और पिछले 1 साल में ईरान को किसने सपोर्ट किया ये स्ट्रैटेजी चेंज पिछले करने 1 में? साल में किसी ने एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया है, बट उन्होंने उसको फैक्टर इन कर लिया है। उसको पता था कि भाई आत्मनिर्भर ईरान हो गया आत्मनिर्भर ईरान हो गया। कि अब उसको पर चाइना से, वैसे रशिया से वैसे सपोर्ट नहीं हमको चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि ईरान का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, 1979 में जब वो रेवोल्यूशन हुआ था, राइट। ईरान उसी दर्जे पे था जो साउथ कोरिया और ताइवान उस टाइम पे थे। हम्म। ठीक है। वो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन अबॉर्ट हो गया, नहीं तो फिर ईरान आज उसी दर्जे पे होता जो साउथ कोरिया और ताइवान है, उसी टेक्नोलॉजिकल स्टेट पे होता अगर उनका आइसोलेशन ना हुआ होता। तो ईरान बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो हिंदुस्तान की तरह है। इट इज़ नॉट एट ऑल, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। उनके रोड्स, उनका सिटी प्लानिंग, उनका आर्किटेक्चर बहुत हिंदू इधर बोलते हैं हमको जाके उधर रोड्स बनाने चाहिए। भाई किसी ने जाके ईरान पे रोड पे ड्राइव किया है? मैंने पूरा शिराज से लेके इस्फहान तक, इस्फहान से लेके तेहरान तक ड्राइव किया है। मैंने ड्राइव नहीं किया, बस में, फ्रेंड्स के गाड़ी में, थिंग्स लाइक दैट। एक भी पॉटहोल नहीं होगा, एक भी आपको रास्ते पे बैलगाड़ी नहीं दिखेगा, कोई ऑटो वाला आके आपको कट नहीं करेगा, ट्रैक्टर वाला आके फास्ट लेन पे आराम से गन्ना गन्ना लेके घूम नहीं रहा होगा। ठीक है। सो दिस इज वन ग्रेट मिस्टेक वी मेक। वी थिंक कि ईरान का वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है, हमेशा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी था, और इस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को हड़प लिया गया है मिलिट्री कैपेसिटी के तौर पे। ओके। एंड दे मेड इट वर्क फॉर देम। ओके। जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक थियरी है कि भाई 50, 52, 55 नेशंस कितने हैं टोटल? ब्रदरहुड ने, मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ सेमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, Okay. पर जो मुस्लिम उम्मा है, उम्मा है। इट इज सम 50+ कंट्रीज। ओके, ठीक है। तो क्या बोलना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलना? लेट्स जस्ट से द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। सो मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 50+। 50+ है। वो 50+ आज ईरान के अगेंस्ट हैं, उसके साथ में है, या कौन ईरान के साथ है? एक भी बंदा ईरान के साथ नहीं है, रीजन? यानी कि ईरान का मदद नहीं कर रहा है। और अगर चुप भी रहते, आपने उन पर हमला करके उनको गुस्सा कर दिया है। ठीक है। अब भी एक दो ऐसे कंट्री हैं जो ईरान को की निंदा नहीं कर रहे हैं, जो ईरान को वर्बली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे तुर्की ईरान को वर्बली सपोर्ट कर रहा था, अब कल के हमले के बाद पता नहीं सपोर्ट करेगा या नहीं ईरान ने करेगा। तुर्की पे भी कर दिया अटैक कल, हाँ। ठीक है। फालतू में काय का कर रहे हो भाई, वो तो तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ बोल रहा था, फिर भी तुमने उस पर ये कर दिया। ओमान तो पूरा नेगोशिएशन ही करवा रहा था, ओमान पर भी हमला कर दिया है। ईरान एक किस्म से उन्होंने अपने माइंड में ये कर दिया है कि भाई तुम शायद हमारे दोस्त हो या दोस्त नहीं हो, पर तुम पे अगर हम बोझ लगा सकें, क्योंकि बोझ के वजह से तुम हम पे आके नहीं बरसोगे कि भाई क्यों कर रहे हो, तुम सीधे जाके ट्रंप को कॉल करोगे कि भाई तेरा कोई प्लान है, अब मेरे सुरक्षा के लिए, तेरे वजह से मेरे पे हमला हो रहा है, मेरे सुरक्षा के लिए 2-3 तेरे शिप्स इधर भेज और 15-20 हवाई जहाज भेज। तो ट्रंप के पास इतना है? तो नहीं, दैट इज द पॉइंट। हाँ, ओके। सो ही नाउ हैज टू प्रोटेक्ट। उसने सोचा मेरे को बस इजराइल इतना छोटा सा प्रोटेक्ट करना है। अब निकला ये टेबल नहीं, पूरा इस कमरे को प्रोटेक्ट करना है। सो सी, दिस इज, इट्स एक्चुअली स्मार्ट इफ यू लुक एट इट। पर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई भी फुल फ्लेजेड तरीके से ईरान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अभी तक वर्बल सपोर्ट मिला है और कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। एक्चुअल फिजिकल सपोर्ट शायद हिजबुल्ला ने किया है और हुदियों ने किया है, पर हुदी गवर्नमेंट नहीं है। वो एक रेबल फैक्शन है, हिजबुल्ला एक रेबल फैक्शन है। और अब तो हिजबुल्ला इतना हद से बढ़ गया है कि कल लेबनीज गवर्नमेंट ने उनको सब मिलिट्री एक्शन बैन कर दिया है। अब तो मेरे को लगता है आज या परसों इजराइल और लेबनीज आर्मी मिलके हिजबुल्ला की। अच्छा, आई विल नॉट प्रोसीड विद दैट। आप बताओ, जी पे एल कर सकता है या सीधा जी एम कर सकता है? सो ये बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको अमेरिका से डर है, इसलिए वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। डर भी है, पर देखिए बहुत डिवीजन भी है। ये हिंदुस्तान में आई डोंट नो व्हाई हम, फॉर समबडी हु हैज सफर्ड सो मच फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म, हमारा जो ग्लोबल इस्लामिक पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही कम है। क्योंकि ईरान ने जितना तबाही मुस्लिम वर्ल्ड में मचा के रखा है, ओके, वो लोग समझते नहीं हैं। पहले तो शिया सुन्नी स्प्लिट है, इसका तो सभी को पता है। पर इसके प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या है,
वो शिया को भी इतना हेट नहीं करते हैं। जैसे कि बशार अल असद जो थे वो तो शिया अलावाइट थे, जो शिया ठीक है। सबसेक्ट, वो खुद को शियाइट सबसेक्ट मानते हैं। उनका जब तक वो 2011 में अरब स्प्रिंग नहीं हुआ और वो सुन्नियों को मारना नहीं शुरू किया, तब तक वो सब सुन्नी देशों के बहुत घनिष्ठ दोस्त होते थे। उन्होंने तो इराक पे हमला भी किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 1991 में अमेरिका के साथ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बार अलग सी चीज है, ये एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम है। तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड कहता था कि सब राजा महाराजा भ्रष्ट हैं, असली मुसलमान नहीं है, उनको मार डालना चाहिए, ये उनका शिया इक्विवेलेंट है। और जैसे ही वो आए, उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि ये अरब देश अब हमको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम शिया हैं और हम सुन्नी हैं, हमारे में विवाद है। उन्होंने क्या किया, हम शिया नहीं हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन है। ओके। और उन्होंने फिर क्या किया कि बोला कि भाई सब तुम जो हो, सऊदी हो, ओमानी हो, अमीराती हो, बहरीनी हो, कतारी हो, कुवैती हो, तुम सब पे जुल्म हो रहा है, तुम्हारे राजा महाराजा जुल्मी हैं, तुम उनके खिलाफ तुम भी रेवोल्यूशन करो। अब भाई किस मुंह से तुम जाके बोलोगे कि रौनक भाई, मैं आके तुम्हारे बीवी बच्चों को भड़काता हूं तुम्हारे खिलाफ, अरे रौनक भाई आ जाओ गले मिलता है। रियलिस्टिकली राइट। सो दिस इज व्हाट द इरानियंस वर डूइंग। ईरान ने अपने आप को जिस तरह से 1980s में आइसोलेट किया था, उससे वो रिकवर कभी नहीं कर पाया। तो जो उसका सपोर्ट भी मिलने, जो नॉर्मली मिलता अगर इतना अपना खुद का घर उन्होंने नहीं जलाया होता, they are in this because of themselves. Let us be very clear. ठीक है। Iran is responsible for what is happening to Iran. ठीक है। अब बाकी का तो ये है, but they are not getting any support. सिंपथी थोड़ा बहुत है, पर आपने देखा था ना गाजा के लिए लोग कितने सारे रास्ते पे निकले थे, उससे निकले थे, कोई भी इनके लिए नहीं निकल रहा है। तो जो भी ईरान के सपोर्ट में इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, या खमेनी के मरने के बाद जो लोग उनको कह रहे हैं कि भाई मोदी ने उनके लिए कुछ लिखा नहीं, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है, उनके ऊपर आप क्या बोलते हो? क्या उनको अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान ही की वजह से ये हो रहा है, या बिकॉज वो एक मुस्लिम नेशन है इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो रास्ते पे आए हैं वो सब शिया हैं, और उधर भी क्या हुआ है कि they have not become violent. It has all been peaceful protest, but एक ये था आई थिंक बटमल्लू में, पर उधर क्या हुआ था, सुन्नियों ने पथराव किया था उनके प्रोटेस्ट में, इसीलिए वो वायलेंट हो गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस टेयर गैस चलाया। बटमल्लू इज इन कश्मीर। बाकी सब एकदम पीसफुल हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि शियाज में एक चीज़ है कि सुन्नीज में इज्तिहाद नाम का कॉन्सेप्ट है। जिहाद जो रूट है, इज्तिहाद, वो पर्सनल जिहाद होता है, जहां आपको हक है कुरान पढ़ने का और उसको खुद अपने ही तरीके से अपने लिए इंटरप्रेट करने का, ओके, और उसका पैगाम भी करने का। शियाओं में ये नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई कुरान तुम्हारे समझने, हर बंदे के समझने के बस में नहीं है, तुम सबको एक गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी से ही सीखना पड़ेगा, और जब तक तुम गुरुजी से सीख के खुद एक गुरुजी बन सकते हो, और उनके गुरुजी अयातोल्ला कहलाते हैं। तो सबको जाके गुरुजी से श्रद्धा करना पड़ेगा। और बहुत सारे, तो हिंदुस्तान में काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं शिया के। एक है आगा खानी, जिनको इस्माइली कहते हैं, जो हमारे शहजाद और तहसीन भाई हैं ना, वो आगा खानी है। दूसरे होते हैं दाऊदी बोरा, जो सैयदना जी हैं मुंबई में जो रहते हैं, जिनसे मोदी जी मिलते रहते हैं, और वो अपने सपोर्टर्स को भी बोलते हैं मोदी को ही वोट करोगे। वैसे आगा खानी भी मोदी के लिए वोट करते हैं। तीसरे हैं ये उसूली जफारी, दे कॉल द 12ers, क्योंकि उनके 12 इमाम थे। 12 जफारी जो ईरान का डिनोमिनेशन है, जो हैदराबाद में काफ़ी है, लखनऊ में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कारगिल में है। ओके, ठीक है। वो अयतुल्ला खामेनी को ही मानते हैं, पर उनमें से भी कई हैं जो अयतुल्ला मोंताज़ेरी को अपना ये मानते हैं। वो अयतुल्ला खामेनी के लिए आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके गुरुदेव हैं अयतुल्ला मोंताज़ेरी। पर कई ऐसे 12वीं जफारी हैं, उसूली जफारी, जिनके लिए अयतुल्ला खामेनी उनके गुरुजी थे। ठीक है। तो उनका गुस्सा है कि हमारे गुरुजी को आपने मार डाला।
ठीक है? ठीक है। तो ये एक रिलीजियस गुस्सा है, ये कोई ट्रांसनेशनल गुस्सा नहीं है। गाजा ट्रांसनेशनल गुस्सा है, ठीक है। ये एक रिलीजियस गुस्सा है। वो भी आप मान सकते हो एक किस्म से रिलीजियस भी है, पर वो पॉलिटिकली भी थोड़ा ये है। फेयर इनफ। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और इसमें कोई अलार्म की बात नहीं। इनफैक्ट वी शुड फील क्वाइट प्राउड दैट इंडियन शियाज कम आउट। दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। ओके। उनका हर प्रोटेस्ट को पाकिस्तान में टेयर गैस से, डंडा से, गोली से लोग मारे गए थे। इधर एक प्रोटेस्ट के सिवाय जो बटमल्लू में सुन्नियों ने पथराव किया था, उसके सिवाय बाकी सब के सब प्रोटेस्ट, ना ही तो टेयर गैस चला, ना ही तो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, ना ही तो पुलिस से कोई बहस वहस हुआ। सब कुछ एक पीसफुली गया, क्योंकि एक शिया समुदाय जो इधर हिंदुस्तान में है बहुत ही हाई डिस्पोजेबल इनकम समुदाय है और बहुत ही एक प्रोग्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, बट वो ये जुलूस राइटबाजी नहीं करते। नहीं करते। सो एक आध केस जहाँ पे आता है, जहाँ पे एक आध वायरल होती है फुटेज, वो एक मैडम ने बोला कि मुझे ईरान भेज दो, मेरे को ईरान के सपोर्ट में मैं नेतन्याहू और ट्रंप को मैं मार दूंगी टाइप्स। सो दैट इज पॉसिबल, मतलब वो ठीक है इतना तो उसको। देखिए ये ना वो पूरे कम्युनिटी पे एक्सट्रैपुलेट करना थोड़ा ये होता है, ठीक क्योंकि है। आपको जैसे कहते हैं ना कि हिंदुत्व, मोदी इज एंटी मुस्लिम, दे वांट टू किल ऑल मुस्लिम्स। अब आप बोलेंगे कि भाई हमको पता है कि दे आर नॉट। हमारे म्यूचुअल फ्रेंड आनंद रंगनाथन बोलते रहते हैं कि देयर इज बीन नो मोर, ही सेज इट वेरी सार्कास्टिकली, ऑफ कोर्स आई से इट विद ग्रेट प्राइड, दैट नोबडी हैज डन मोर टू हेल्प मुस्लिम्स देन मोदी हैज। करेक्ट। बट अगर आप रास्ते पे जाके कोई एक तिलक वाले से पूछेंगे भैया आप क्या मुसलमानों को मारना चाहते हैं, आपको एक बंदा, 100 में से एक बंदा मिलेगा जो अरफा खानूम जी करते हैं ना, शी फाइंड्स दैट वन पर्सन हु विल से हाँ मुसलमानों को अभी मार डालना चाहिए, और फिर बोलते देखिए ये सब ये पूरा हिंदुत्व का यही साजिश है। ये बंदा बहुत उसूलवादी है, इसने लाउडली बोल दिया जो बोलना नहीं था। ठीक है, सो वी शुड नेवर गेट इनटू दैट ट्रैप। ऐसे बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरे को जाके मरना है, शहीद होना है, ठीक है, ओके फाइन, दैट डजंट मार्क अ होल कम्युनिटी। अगर पूरा कम्युनिटी मुड़ा हुआ होता ना तो अभी सिविल वॉर हुआ होता। सो ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, ईरान इंडिया को भी हमला कर सकता है। आई थिंक सो क्योंकि कल जो ये ईरानियन शिप दीना पे जो श्रीलंकन कोस्ट के बाद हुआ था, मैंने सोचा था वो मुंबई में था, इट वाज एक्चुअली इन विशाखापट्टनम, जो मिलन एक्सरसाइज था। करेक्ट। मिलन या मिलाप, पता अभी 2 हफ्ते पहले ही था वो। 2 हफ्ते पहले ही था, एंड इट वाज सेलिंग बैक। हाँ। अब अमेरिकन सबमरीन ने आके उन पे एक टॉर्पीडो हमला किया है। वो सबमरीन कहाँ था? इंडियन ओशन में था। इंडियन ओशन में। सो वो कहाँ प्लेस्ड है? ऑफ कोर्स इंडियन हाँ, इंटेलिजेंस को तो पता ही है। शायद इसमें भी शायद है। शायद you know detecting submarines is very difficult, ओके। very very difficult, क्योंकि जो सोनार है, पहले तो हम एक्टिव सोनार कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैसिव सोनार में भी एक सबमरीन को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट, एक सबमरीन को डिटेक्ट करने में ना 1 हफ्ता लग जाएगा। 10-15 शिप्स, एयरक्राफ्ट कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से जब ये करेंगे तब पता तो बहुत रिसोर्सेज लग जाएंगे उसमें। बहुत रिसोर्सेज लग जाता है, और फिर भी पता नहीं चलेगा, हो सकता है वो कोर्स चेंज करके कहीं और चला गया। सो टॉर्पीडो से ही अटैक किया होता। टॉर्पीडो से उन्होंने अब वो विजुअल अभी पब्लिक कर दिया है कि कैसे उन्होंने पेरिस्कोप पे लगा के वो वर्ल्ड वॉर 2 मूवी की तरह ठीक जाके वो ये, एंड इट्स टू क्लोज टू इंडिया, लाइक 400 किलोमीटर्स ओनली। हाँ, बट इट्स ओनली 85 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ गल्ले इन श्रीलंका। करेक्ट। उसे गॉल कहते हैं, मैं तो उसे गॉल, लोकल इसे गल्ले कहता हूँ, क्योंकि लोकल लोग उसे गल्ले कहते थे। अब सब गॉल बोलना। मैंने अभी आई वाज इन श्रीलंका लास्ट मंथ, तो मैंने उसको बोला गाले, हम लोग कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू गाले, तो बोला गाले, तो वो हंसने लगा, बोला गाल गॉल होता है यार, गॉल। सो तो इंडिया पे भी अटैक आप कह रहे हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हम दोनों अमेरिका और भारत के बीच में एक अग्रीमेंट है, लेमोआ, लॉजिस्टिक्स समथिंग, यानी कि उनके जो जहाज हैं, जहाज पनडुब्बी सब कुछ आके हमारे पोर्ट्स में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, शोर लीव लेके इधर लोकल मॉल में बिरयानी खाने, कबाब खाने जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है उसमें कि अगर उन्होंने अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे गल्फ पे अटैक किया है, वो क्यों नहीं अमेरिकन बोट्स पे, हिंदुस्तानी पोर्ट्स पे नहीं अटैक करेंगे, है ना।
this has become a problem for us. I have a feeling अभी का 50-50% चांस है कि अटैक करेंगे इंडिया पे। सो अगर ईरान इंडिया पे अटैक करता है तो क्या इंडिया उसका जवाब देगा, या अमेरिका को बोलेगा कि भाई क्या करवा रहा है तू? पहले तो हम अमेरिका पब्लिक में तो हम उसकी निंदा करेंगे, हाँ। दूसरा हम अमेरिका को बोलेंगे भाई ये तेरे वजह से हो रहा है, हम्म, तूने नहीं सोचा था, अब तू ये इधर लाया था, पहले तो वो हम पे हमला नहीं कर रहा था, पर तूने जाके अभी गाले में हो जो। गले में जो किया है तूने ही हम पे निशाना बनाया है. हाँ। The Iranian foreign minister is coming for Raisina right now. ORF has made preparations to get him out, and the deputy foreign minister, I think. So he is going to most probably be at Raisina if they successfully manage to get him out. As long as वो हिंदुस्तान आ रहा है, जब तक वो वापस नहीं जाता, मैं नहीं मानता हूँ कि अटैक होगा. तो उसको रोक के रखना चाहिए। शायद पर देखिए रायसीना 2 दिन के लिए चलता है ना. हाँ। अगर आप दोनों दिन नहीं बुलाएंगे तो फिर वो अटैक कर देंगे. नहीं, उसका एक स्ट्रैटेजी है ना, आप उसका रिटर्न टिकट इंडिगो में कराओ, फिर आप वो नहीं जाएगा, फिर इंडिगो नहीं जाएगा तो नहीं उसको प्राइवेट जेट में ही लाना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो इफ इजरायली एजेंट्स आर देयर इन दुबई और व्हाटएवर टू किल हिम ऑन हिज वे. सो वो इंडिया में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। दे कुड, दे विल नॉट. आई नो इजराइल विल नॉट डू एन ऑपरेशन इंडिया देयर. सो ये बेस्ट है अभिजीत भाई, मेरे को लगता है उसको अभी इंडिया में रोक लो आप कैसे भी करके। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई उनको इधर ही रोक के रखो. हाँ, उनको वही। बोलो कि भाई देख वो जो जेट में ला रहे थे ना, हाँ। उसमें टेक्निकल खराबी हो गई है, तो योर एक्सेलेंसी वेरी सॉरी, हम आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट दे देंगे, करेक्ट। बट अभी के लिए थोड़ा 10 दिन रुकना पड़ेगा. 10 दिन का पार्ट्स, क्योंकि अब पता चल गया, क्योंकि रायसीना में आपने स्पीच दिया था, अमेरिकन ने सब पार्ट्स रोक के रखा है गल्फ स्ट्रीम का, तो जब तक वो नहीं आता है हम आपको वापस नहीं जाने दे सकते. सो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है वो ईरान का, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर. सो वाज ही अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप? ऑब्वियसली खामेनी की से आइडियोलॉजी से वो बिलीव करता था, वो ये बोल सकते हैं उसको, तो अगर वो वहाँ जाएगा तो उसकी जान को खतरा है इफ ही इज गोइंग बैक। उसके वापस जाने में इजराइल विल किल हिम. ओके, क्योंकि सब लीडर्स उनके टारगेट लिस्ट में हैं, ठीक है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम हो रहा है. सो इट्स अ 50-50 चांस. अब इसमें क्या है, आप देख लीजिए, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी को कि आपने क्यों कंडेम नहीं किया. भाई देखो, ईरान में परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया 8 से 9 हज़ार हैं, ठीक है। गल्फ में बस 1 करोड़ है. ईरान हमारे लोगों पे हमला कर रहा है. अब तक क्या 4-5 हिंदुस्तानी मर चुके हैं ईरानियन हमले में. एक परसों मरा था, एक ओमान कोस्ट के शिप में, 2 कल मरे हैं, सेलर्स मरे हैं, सेलर्स मरे हैं, तो तीनों ही सेलर्स थे. हाँ। एक बंदा ग्राउंड पे कहीं मारा गया है. जब ईरान हमारे लोगों को मार रहा है और हमारे 1 करोड़ पॉपुलेशन को अटैक कर रहा है और उनको हॉस्टेज बना के रखा है और हमारे ही ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक करके रखा है, आप ये चाहते हैं कि हमारा देश उनके समर्थन में कुछ बोले. भाई किस एंगल से आपको लग रहा है? ये तो बोलना है, ये वो मनुवादी पिक्चर की तरह है कि जब पतिदेव अपनी बीवी को पीटते रहता है और उसका काला आंख देता है, सती सावित्री आके टीवी पे बोलेगी, ये सिंदूर मेरे पति का प्यार का चिन्ह नहीं है, यही मेरा पति का प्यार का चिन्ह है. तो आपको इसको देखिए, मैंने अगर एकता कपूर जी देख रही हैं, देखें, मैं आपके रिग्रेसिव डायलॉग्स में बहुत अच्छा लिख सकता हूँ. पर आपको इसको मनुवादी क्यों बोल रहे हो? आप इसको मनुवादी वर्ड हटा के भी बोल सकते थे. ठीक है, whatever you want to put, but Manuwadi is generally associated. I don't like the Manu Shastra. It is quite regressive, by the way. फिर डिबेट हो जाएगा. अभी आप मेरे गेस्ट हो, मेरे को आपके साथ डिबेट नहीं करना है. अच्छा, ठीक है. So then let us put it this way. You can cut this part out. देखिए, ये उस टाइप का रिग्रेसिव लोग है, जैसे हमारी बहन एकता कपूर हैं, जो बहुत ही ये कैसे उनके मेलोड्रामेटिक. हाँ, मेलोड्रामेटिक छोड़ो, ठीक है. उधर ना वो सती सावित्री होंगे जिनके पति उनको पीटते जाएंगे, फिर भी वो पति को सपोर्ट करेगी, कैमरे पे. पति को सपोर्ट करेगी और बोलेगी जो काला आंख उसका है, ये सिंदूर मेरा सुहाग का चिन्ह नहीं है, यही मेरा असली सुहाग है. तो अगर इंडिया ईरान को सपोर्ट करता है तो ये वैसे ही बिहेवियर होगा. हाँ, एकता कपूर जी, दिस इज एन ऑडिशन बाय द वे टू राइट फॉर योर प्रोग्राम. हाँ, सो ये उस टाइप का ये चाहते हैं बॉस. मेक अप योर माइंड. करेक्ट. इंडिया अटैक भी कर सकता है ईरान को. अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो इसके चांसेस हैं. I would suspect so कि जिस लेवल पे हमारे पे अटैक हुआ होगा, ठीक उसी टाइप का अटैक हम करेंगे उन पे. अच्छा. I suspect, yes.
देखिए, ये हम उस ज़माने की इंडिया नहीं रहे जहाँ 10 बार सोचना पड़ता है। इस बार जब हमारे पे अटैक होता है ना, वी गिव इट बैक। वी गिव इट बैक विद इंटरेस्ट। अब प्रश्न ये पूछना है कि हम क्या इंटरेस्ट के साथ देंगे या नहीं देंगे, या शायद अमेरिकन आके हमारे से भीख मांगेंगे कि भाई तू इसमें मत घुस, हम तेरे वजह से, तुम हमको एक टारगेट बता दो, तेरे नाम पे उस पे एक बम गिरा देंगे। बट आई थिंक इंडिया विल वांट द राइट टू रिस्पॉन्ड इटसेल्फ, बट आई डोंट थिंक, जैसे मैंने बोला 50-50 चांस है कि ईरान हमला करे या ना करे। इंडिया के ऑयल रिजर्व पे बहुत बात हो रहा है कि 20-25 दिन का ही तेल बचा हुआ है। अगर ये सही है तो क्या ये इंडिया के लिए कंसर्न है या मैनेजेबल है? ये देखिए, हमारे पास हमेशा 20-25 डेज का होता है। हमारा बहुत डायनामिक परचेसिंग पॉलिसी होता है। जब किसी का हम एक दो, आई नो फॉर अ फैक्ट वी एक्चुअली चेंज आवर पॉलिसीज एवरी 3 मंथ्स। ओके। सो 3 महीने, सो आई डोंट अग्री विद 25 डेज, इट विल मोर बी लाइक अ 3 महीने का रिजर्व। क्योंकि हमेशा जो रीअसेसमेंट होता है कहाँ से खरीदना है कहाँ से नहीं खरीदना है, वो 3 महीने पे होता है और 3 महीने के रिजर्व पे होता है, दाम पे ही होता है। इसीलिए, क्योंकि जब रूसी तेल का दाम बढ़ा, हमने परचेस कम करके बोल दिया ट्रम्प से, भाई देखो हम तुम्हारी वजह से ही हम नहीं खरीद रहे हैं। असली बात ये था कि हमको भाई पैसे बच रहे हैं कहीं और से खरीदने में। राइट। अब अगर इधर का तेल का दाम बढ़ गया तो हम रूस से वापस खरीदना शुरू कर देंगे और हम ट्रम्प से बोलेंगे, भाई देख तेरे वजह से ये सब हो रहा है ना, मैं तेरे को बोला था ना, रोक थाम के रख, तूने नहीं थामा। अब तू मत बोल कि हम उधर से नहीं, तो फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेनेजुएलन जो तू बेच रहा है वो तेरी जिम्मेदारी। और मानेगा वो? He'll have to ना, what else can he do? अभी तो वो उसने क्या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं उधर, उसको तो अभी 7 से 8 भेजने चाहिए। Technically, you look at the scale of the Iranian response, you need about 7 aircraft carriers there dealing with the situation. ये वॉर का मेन रीजन ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है या कुछ और रीजन है? वो भी है, और आई वुड से देखिए, वॉर हमेशा मल्टी कॉजल होता है, कभी एक इसकी Cause के वजह ऊपर से नहीं होता, नहीं ठीक है। होता है। इसमें मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट अबाउट 45% इज़ बिकॉज उनका न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम है। इसमें बाकी भी चीज़ें हैं कि आपने कैसे हिजबुल्ला को सपोर्ट किया, कैसे हमास को सपोर्ट किया, कैसे इजरायली इंटरनेशनल टारगेट्स पे आपने ये आतंकवादियों से अटैक करवाए हैं, अमेरिकन इंटरनेशनल टारगेट से आपने आतंकवादी से अटैक करवाए हैं। इन सब चीज़ों के वजह से हुआ है, क्योंकि वो जब दूध उबलता है ना तो जम के उबलता है। बट इमीडिएट कॉज है, जो चिंगारी लगी है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से है। ठीक है। क्योंकि जब एक देश बिना न्यूक्लियर हथियार के ये सब कर रहा है, जब न्यूक्लियर हथियार आ जाता है, आप तो फिर बहुत ज्यादा करना शुरू कर दोगे। ओके। है ना? तो आप बोल रहे हो ईरान इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर होना चाहिए? नहीं, ओके। ईरान इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि एक पाकिस्तान के पास अगर है न्यूक्लियर बॉम्ब और ईरान के पास आता है, तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल ईरान है? देखिए, हमारे तमिल में एक इडियम है, इंजी तिन्न कोरंग, जिंजर ईटिंग मंकी, जो अदरक खाया हुआ बंदर है। कहा जाता है कि जब बंदर अदरक खाता है वो पागल हो जाता है। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान तो है ही इंजी तिन्न कोरंग, सॉरी, अदरक खाया हुआ बंदर। ईरान भी ऐसा ही है एक किस्म से। ईरान ने हमको नहीं किया है, पर बाकी सबको तो यही कर रखा है ना। बहरीन में जो शिया मेजॉरिटी है उनको भी चाबी देके ये करवाता है, राइट्स रेबेलियन करवाता है, सीरिया में करवाता है, इराक में करवा रहा था, इजिप्ट में भी कभी कभार करवाता है, उधर ज़्यादा शिया नहीं है पर जो हैं ठीक है, करवाता है। सो अंडरस्टैंड, ईरान इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट ईरान हैज़ डन दिस। अब उनके भी सर्टन, देखिए मैं ये भी मानता हूँ कि उनका लॉजिक है कि क्योंकि उनका कन्वेंशनल वेपनरी उनको बेचा नहीं गया है, इतने सारे सैंक्शंस हैं कन्वेंशनल वेपन्स पे। रूस भी उनको कई फाइटर्स नहीं बेच रहे थे, मिसाइल्स नहीं बेच रहे थे, चीन भी नहीं बेच रहा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो बेचेगा, अगर एक सीमा से ज़्यादा अगर बेचेगा, अमेरिका हमको कुछ कर देगा करके नहीं बेच रहे थे। तो जब आपका कन्वेंशनल बहुत वीक होता है, आपको सब कन्वेंशनल करना पड़ता है। पाकिस्तान ने कब आतंकवाद चुना हिंदुस्तान के खिलाफ? जब वो 3-4 युद्ध जो नॉर्मल युद्ध थे हार गया था। उसने बोला कि भाई ठीक है, हम हिंदुस्तान से युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो हम
आतंकवाद से जीत पाएंगे। हम्म, ठीक है, पंजाब में आतंकवाद को भी हमने हरा दिया, कश्मीर में भी आतंकवाद को हमने हरा दिया है। हम्म, बट ये चॉइसेस जो आतंकवाद के होते हैं वो तभी होते हैं जब आपका कन्वेंशनल स्ट्रांग नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप बस कन्वेंशनल इससे आप जब आतंकवाद करते हैं तो हिंदुस्तान उसका रिटेलिएशन कन्वेंशनली करता है और बहुत जम के करता है, जैसे बालाकोट में किया था और अब सिंदूर में किया था। इसको रोकने के लिए आपको फिर परमाणु हथियार की जरूरत पड़ती है, हम्म, क्योंकि उसके बाद आप पे हमला नहीं हो सकता। वैसे ये रूल को हिंदुस्तान ने तो तोड़ा ही है, हम्म, बालाकोट के टाइम भी और सिंदूर के टाइम भी। पर वेस्ट में ये जो डिटरेंस का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का जो एक वहम है, वो एक किस्म से वहम ही है। हम्म, यानी कि आप 100 रुपए का नोट देखोगे, उसका एक्चुअल वैल्यू 20 पैसे भी नहीं होगा एक हम्म, नोट को छपाने के लिए, पर आप मानते हो कि उसका 100 रुपए का वैल्यू है। करेक्ट, वैसे ही न्यूक्लियर डिटरेंस का एक वहम है, वहम है, हाँ, हमने हिंदुस्तान में उसको तोड़ के रखा है। पर वेस्ट, चाइना, रशिया में एक इंटरेस्ट है कि उस वहम को ना तोड़ा जाए। हम्म, तो सब उसी रूल्स के तहत फिर वो ऑपरेट करते हैं उस वहम को कायम रखने के लिए। हम्म, एंड दैट इज व्हाई आई वुड से आई कैन अंडरस्टैंड क्यों ईरान आतंकवाद अपनाया। बट मैं मानूंगा जो हुआ है वो शायद आतंकवाद से ज्यादा, और उसका जो चिंगारी है वो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर, और जब भी ईरान ने कोई भी डील साइन किया है वो उस पर हमेशा चीटिंग करते ही रहता है। हम्म, अनडिक्लेयर्ड फैसिलिटीज, अनडिक्लेयर्ड एनरिचमेंट करते ही बिना शर्म के करते रहता है वो। हम्म, तो जब देखिए, अगर एक बंदा झूठ बोले जाए बोले जाए बोले जाए, आप उसके फिर वचन पे तो आप भरोसा बिलीव नहीं नहीं कर करेंगे, सकते। करेक्ट, करेक्ट। ईरान में अभी मेन आदमी कौन है जो जिंदा भी है और वो डिसीजन भी ले रहा है, कोई आइडिया इसका? नो आइडिया। हमको बस ये पता है कि पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति है वो नहीं है। नहीं मतलब, एज इन उसका, ही इज नॉट द मेन गाय, ही इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स। वो ओके, तो हमेशा से वो एक किस्म से हमेशा मुखौटा ही था। उसके कोई पावर्स हैं, पर वो एक किस्म से मुखौटा ही है। शाहबाज शरीफ की तरह। हाँ, शहबाज शरीफ की। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही। असली पावर उधर आसिम मुनीर के पास है। जो आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए हैं वो आयतुल्लाह खमेनेई ईरान के ईरान लिए। के लिए थे। जो पेजेश्कियान है वो शहबाज शरीफ है। हम्म, अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने आसिम मुनीर को हटा दिया है, सॉरी, मुनीर को हटा दिया। खामेनेई को हटा दिया है। हाँ, या मैं पाकिस्तानी दृष्टिकोण से बताता हूँ क्योंकि वो हिंदुस्तानी को बेहतर समझ में आएगा। करेक्ट। आपने आसिम मुनीर को हटा दिया है। अब डिसीजन कौन लेता है आसिम मुनीर के रिप्लेसमेंट के लिए? कोर कमांडर, जो 11 कोर कमांडर हम्म, 11 कोर कमांडर हैं, वो इतने डरे पड़े हुए हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं नए इसको इलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो मिले, इसराइल को पता चल जाएगा और उस मीटिंग पर बॉम्ब लगा देगा अच्छा, और आपके खानदान को भी शायद खत्म कर देगा। तो वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो एक नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट ही नहीं हो रहा है। हम्म, तो उन्होंने फिर रूल बदला है कि भाई हम जो 88 असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, विद्वानों का विद्वान सभा, हाँ विद्वान सभा, आ, वो हम वीडियो वोटिंग करेंगे। ओके, बट टर्न्स आउट कि उसमें भी वो डरे पड़े हैं, क्योंकि वीडियो आपको वाईफाई पे कनेक्ट करना है। और जब आप वाईफाई कनेक्ट करोगे, इसराइल का इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इतना अच्छा है कि उनको पता भी चलेगा कि आप कहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, कहाँ से वोटिंग कर रहे हो, और आपके टोकेगा। तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, और अभी एक ट्राइफेक्टा बना रखा है, जो उनके जो चीफ जस्टिस हैं, हम्म, वो उनके जो विद्वान सभा, उनके जो उप 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 या उप उप वाइस, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। वो और पेजेश्कियान का। पर इन तीनों के बीच में किसके पास पावर है ये तीनों खुद नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा किया है जहां वो खामेनेई सुप्रीम लीडर नहीं थे, नहीं थे, ठीक है। और वोट भी नहीं हो पा रहा है। और जब तक वोट नहीं होगा, कोई भी आईआरजीसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम्म, तो आप शांति अगर चाहते भी हो, अब आप अमेरिकन या इजरायली हो, आप क्या देख रहे हो कि भाई अगर मेरे को इन सब गल्फ स्टेट्स पे मिसाइल हमले रोकने हैं, एक सुप्रीम लीडर की ज़रूरत है। हम्म, पर अगर मैंने सुप्रीम लीडर का इलेक्शन अलाउ किया, राइट, तो वो हमारे पर भी हमला कर देंगे कोई डर्टी बॉम्ब से। डर्टी बॉम्ब माने आप न्यूक्लियर नहीं बना पाए, पर जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डर्टी बॉम्ब बना के हम पे फेंक दिया। और उनका ये भी असेसमेंट है कि इस बार जो सुप्रीम लीडर बनेगा वो बहुत ही एक कट्टरपंथी सुप्रीम लीडर बनेगा।
बट दिस इज अ नोन फेनोमेनन। जब आप डिकैपिटेशन स्ट्राइक करते हैं ना, देखिए कोई भी मूवमेंट में जो सबसे बड़ा होता है वो बहुत काम होता है, क्योंकि Correct. वो बुढ़ा भी बुजुर्ग भी होता है, उसने ज़िंदगी देखी है। और जो मिडिल लेवल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो फंडामेंटलिस्ट होता है, क्योंकि वो कर्नल लेवल पे, कर्नल और नीचे लेवल पे, क्योंकि उसमें वो यूथ की जोश होती है और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का नयापन। अगर आपने एक सोल्जर को अफसर बना दिया, राइट. उसका सडनली भाई मेरे पास इतना पावर है, मैं अब मेरे को खुद अपना चाय नहीं ले आना है, मेरे लिए एक वेटर है, ऑर्डरली है जो चाय ले आता है, भाई मेरे लिए हर मिनट 100 चाय ले आ, आप ये करोगे। तो एक वो है। दूसरा ये उसका कट्टरपना भी ज्यादा है। सो दी यू नो दी टॉक्सिसिटी ऑफ पावर, सडन पावर combined with फंडामेंटलिज्म. fundamentalism, very dangerous Very dangerous. combination. और आपको लगता है वो बंदा आइडेंटिफाई किया होगा उन्होंने, क्योंकि यूएस में एक टर्म है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर. यूएस में एक टर्म है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर. I'm sure इधर एक designated leadership chain था, पर किसी को बताया नहीं गया था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कौन इजराइल का स्पाई है, कौन इजराइल का स्पाई नहीं है। तो कि अगर वो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, डेजिग्नेटेड चेन ऑफ कमांड अगर किसी को बताते, वो सीधे इजराइल को, they were literally handing the intelligence over to Israel. So यही होता है, this is the genius of Israeli intelligence penetration, कि आप खुद अपने परछाई को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि आपका परछाई ही एक इजरायली स्पाई होगा। तो उनके पास रिडंडेंसी था एक किस्म से, जो आईआरजीसी का जो रिडंडेंसी मैंने डिस्क्राइब किया वो तो हो गया, वो तो हो गया. पर जो लीडरशिप का जो रिडंडेंसी था वो एकदम स्थगित हो गया. सो इसराइल का इंटेलिजेंस ने जो ट्रैप किया या फॉलो किया खमेनी को, इस पे क्या स्टोरी है या क्या अभी फैक्ट्स आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने पकड़ा, आइडेंटिफाई किया, फिर एक ही जगह अटैक किया और सब मर गए? व्हाट्स द स्टोरी? तो एक किस्म से आई थिंक खामेनी हैड आल्सो गिवन अप इन अ वे, ही न्यू कि वो मरने वाले थे। ओके. क्योंकि अभी जो उनके जो कमांडर हैं हातमी, उन्होंने बोल रखा है कि मैंने पिछले साल में बहुत बार उनसे प्राइवेट में मीटिंग की थी, और उन्होंने बोला था अगली बार तो मैं भाई मैं शहीद होने वाला हूँ, मैं शहादत की अपेक्षा करता हूँ, और जब आएगा मैं उसको कबूल कर लूँगा। ओके. और उनको उनकी इच्छा मिल गई है। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग इट इन अ वे। तो जब वो डिसेप्शन किए जा रहे थे कि कमांडर्स मीटिंग हम टालेंगे टालेंगे टालेंगे, क्योंकि ये जनवरी से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है. कि उन पे हमला होगा, पर आप कितना अपनी ज़िंदगी को कितनी बार आप टाल के रखोगे? एक टाइम ऐसे आएगा कि आप बोलोगे कि भाई अब काफ़ी हो गया है, 2 महीने से तो किया नहीं है, अभी टॉक्स हो रहे हैं, चलो अब मिलते हैं कमांडर से। तो सब कमांडर मिले उधर, 5-6 कमांडर, सब नहीं 5-6 मिले, और जैसे ही वो कमांडर खामेनी के साथ मिले, इज़राइल को अच्छा इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वॉर में एक इकोनॉमी ऑफ एफर्ट भी होता है। अगर आप एक बंदे को $1 मिलियन बम से मार सकते हैं, आप नहीं मारेंगे, आप इंतज़ार करेंगे जब 10-15 कमांडर आ जाएं, फिर टोटल कॉस्ट उसका एक सी इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स। तो जब वो 5 कमांडर मिले, 5 बड़े कमांडर खामेनी से मिले, तो इसका पैसा वसूली हो गया इस बम का। 30 बम, आई थिंक दे पुट 30 बम्स ऑन द कंपाउंड, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द नंबर। तो वो डीप पेनिट्रेशन बंकर बस्टर बॉम्ब्स लगा के उसको फिर मार डाला। ही ब्रोक कवर, बट आई थिंक वो एक किस्म से मेंटली उन्होंने भी निर्णय ले लिया था, भाई मेरे जाने का टाइम हो गया। और इसमें कितना टाइम मिला होगा इसराइल को? इसका कोई हमारे पास न्यूज़ है कि भाई 40-50 मिनट कि अच्छा 40 मिनट पहले मालूम पड़ा कि ये लोग मिले हैं और 40-50 मिनट्स में आई एक्ट किया थिंक। उसने? हाँ, हैक नहीं किया, आई मीन दे आई मीन एक्ट किया, मतलब एक्ट किया, हाँ। हाँ. क्योंकि उनका से सुपरसोनिक फ्लाइट टाइम, अगर अज्यूम कर लो कि पूरा फ्लाइट सुपरसोनिक था, say 1.5 times the speed of sound, it would have taken about 40 minutes to an hour to get to the location. शायद उन्होंने मीटिंग को भी बहुत देर जारी रखा, सो उस टाइम में वो उधर आ गए, या तो फिर प्लेन्स ऑलरेडी इराक एयर स्पेस के ऊपर थी जिनको ये मिला, और वो जाके, क्योंकि मीटिंग के प्रेपरेशन में भी उनको वार्निंग मिला होगा ना कि भाई खमेनी साहब आपको बुला रहे हैं, फ़ोन टिंग टिंग, खमेनी साहब बुला रहे हैं, कितने बजे? 8 बजे। तो उनका शायद उसमें काफ़ी
लीड टाइम भी मिला होगा। खामेनी की डेड बॉडी किसी ने देखी है, मिली है, वो दुनिया के सामने आई है या आएगी? इस पे कोई न्यूज़? पब्लिक नहीं करेंगे, बट फोटो हैं। वो फोटो नेतन्याहू को भी दिखाए गए हैं और ट्रंप को भी दिखाए गए हैं। तो आप देख लीजिए कितना इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है कि या तो खामेनी के कॉम्पाउंड में ही एक बंदा है जो इजराइल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या जो फायर रेस्क्यू टीम आया था उसमें एक बंदा है जिसने जब वो बॉडी निकाला गया था उसका फोटो लिया था। ओह, ये जो एक जर्नलिस्ट है जिस पे जो गिरफ्तार हुआ था इजरायली एम्बेसी पे अटैक करने के लिए, इधर आपको याद होगा ना 2013 में एक इजरायली एम्बेसी के डिफेंस अटैचे पे बम फोड़ा ठीक है। गया था, हाँ, हाँ। पृथ्वीराज रोड पे या औरंगजेब जो हम्म, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग है उस पे। उसका एक यूट्यूब चैनल है, उसने उसमें एक एआई जनरेटेड फेक इमेज लगा के रखा है। अच्छा, दैट इज नॉट द इमेज, क्योंकि वो लेटा हुआ है वो वाली ना? हाँ वो वाला, पर उसका पगड़ी सही है पकड़े। सीरियसली। लाइक वी शुड ऑल नो हाउ अ बॉम्ब वर्क्स बाय नाउ, बट दैट इज नॉट इट। हम्म। कई इमेज है, बट बट वो पब्लिक होगी आगे, आपको क्या लगता है? नहीं, पब्लिक शायद नहीं होगा। जैसे ओसामा बिन लादेन का इमेज कभी पब्लिक नहीं हुआ था। बट वो इंटेलिजेंस के पास होगा ऑफ कोर्स। 100% है, क्योंकि वो कभी ये निर्णय नहीं लेते हैं कि उनका जो मेन चीज़ है बैटल डैमेज असेसमेंट। बैटल डैमेज असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप जानते हो आपने किसको मारा है, हम्म, आप ये निर्णय ले सकते हैं कि किसको और मारना बचा है। हम्म। और आप वो डॉन पिक्चर है, आपको याद होगा, डॉन 1 डॉन 2, जिसमें शाहरुख खान और करेक्ट। कौन सी कपूर, करिश्मा या करीना कपूर, पता नहीं, एक कोई कपूर है। करीना है उसमें। अच्छा हाँ, और तो प्रियंका चोपड़ा है and अच्छा all, हाँ, ठीक है। करिश्मा करीना सेम थिंग टू मी, ओके। उसमें वो अज्यूम करते हैं कि वो शाहरुख खान मर गया, पर वो एक्चुअल में मरा नहीं है। उस टाइप का यू कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मिस्टेक। आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि वो मर गया है। तो ये वेरीफाइड है कि खामेनी मरे हैं या 100% confirmed, apparently the photo is there, but ईरान ने खुद भी ईरान का तो इंटरेस्ट बनता है कुछ बोलने में कि एक्चुअल में वो कहीं गुफा में छुपा हुआ है, हाँ। बट द अमेरिकन्स हैव कंफर्म्ड इट एंड द इजरायलीज हैव कंफर्म्ड इट। फोटो के तहत उन्होंने बोला है कि हमने फोटो देखा है। उसामा को भी उन्होंने फोटो है, पर उन्होंने रिलीज नहीं किया है। किन दोनों के फोटो रिलीज हुए थे? जब मुअम्मर कद्दाफी का टॉर्चर मर्डर हुआ था, करेक्ट। क्योंकि वो रेबल्स ने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर करके लिया फिर था। रिलीज़ कर दिया। और सद्दाम हुसैन का फांसी का, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र था जो सक्सेसर रेजिम था, हम्म। मौफिक अल रुबाई, उसने अपने फ़ोन पे उसको रिकॉर्ड करके फिर पब्लिक किया था। ईरान डिनाई भी तो कर सकता था कि खामेनी की डेथ नहीं हुई है। उससे ईरान को कुछ पॉजिटिव्स मिलता, मोटिवेशन मिलता। नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि फिर IRGC आके पूछता कि भाई हम रुके हैं, हमने अटैक्स एस्केलेट नहीं किए हैं, ज़रा खामेनी जी को बताइए क्या करना है। तो वो रुके रहते फिर वो। तो वो रुके रहते, फिर वो रिडंडेंसी प्लान का सत्यानाश हो जाता है। द रिडंडेंसी प्लान डिपेंडेड ऑन देम अनाउंसिंग खामेनीज डेथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसमें कितना रोल है आज के टाइम में, जो एक ग्लोबल सिचुएशन है, कि क्या उनके पास इतना पावर या अथॉरिटी है कि वो ईरान के रिजीम से बात कर सकें या किसी को बोल सकें कि भाई। बात करने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं, बट वॉर रुकवाने पर के लिए आई एक डू, बहुत चिढ़ाया जाता है मोदी को कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पर तो पापा ने वॉर रुकवाया था यूक्रेन में, उन्होंने वो सीज फायर करवाया था। वो सीज यहाँ फायर भी को, करा सकते हैं। हाँ, आई थिंक ही कैन आस्क फॉर 48 आवर्स, नॉट 48 आवर्स, 24 आवर्स और समथिंग लाइक दैट मे बी, कि दुबई एयरपोर्ट को बख्श दो। बट हु विल ही टॉक टू इन ईरान, ये पता नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही वो, प्रॉब्लम ये है, उधर मोदी को पता था कि भाई मैंने पुतिन को कॉल करके बोलना है कि भाई तू खारकोव पे अटैक रोक दे। मुझे इंडियंस को वापस लाना है। इधर अगर वो पेजेश्कियान को कॉल करके बोलेंगे कि भाई तू रोक दे, पेजेश्कियान क्या बोलेगा, भाई तुम जाके मेरे IRGC कमांडर को बोलो, वो मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। फिर वो अराकी को बोलेगा, जो वो विद्वान सभा का जो ट्राइफेक्टा है जो अभी देख रहा है, वो भी बोलेगा भाई ये तो मेरी बात सुनते नहीं है। जो तीसरा जो कोर्ट वाला है, CJI, चीफ जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ ईरान, वो भी वही बोलेगा। राइट। तो रुकेगा कौन? This is the problem. It is not that Modi does not have the power to call. राइट। The problem is we don't know किससे बात करना है। इजरायली इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को आप समझाओ कि उन्होंने
ईरान में कितना पेनिट्रेट किया और कितने अंदर तक गए वो लोग, और अभी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर वो लोग हैं, इस रूम में भी कोई है तो नहीं? यू नेवर नो, बट आई थिंक उनका इंडिया में कवरेज ज़्यादा नहीं है। जनरली ईरान से ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में भी उनका इतना कवरेज नहीं है, ओके। अफगानिस्तान में उनका कवरेज नहीं है। थोड़ा बहुत उज़्बेकिस्तान में है, पर कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान इनमें नहीं है। रशिया, चाइना? रशिया में काफ़ी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% ऑफ जो इजरायलीज़ हैं हम्म, वो रूस से आते हैं, हम्म, रूसी जूस हैं। जो अरब वर्ल्ड है बहुत पेनिट्रेशन है, तुर्की में बहुत पेनिट्रेशन है। ओके। तो मुस्लिम वर्ल्ड में जनरली अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, पर मुस्लिम वर्ल्ड जो ईरान से ज़्यादा ईस्ट है उन्होंने निर्णय किया है कि भाई इतना हमारा रिसोर्स नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट को कुछ नहीं करता है। हम्म, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे लगा रहता है, अफगानिस्तान भी हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करता है, हम्म, तो उन सबको छोड़ दो। मलेशिया ने, इंडोनेशिया मुसलमान देश हैं, बांग्लादेश मुसलमान देश है, पर उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सो दे लेट देम आउट। हम्म। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ इजराइली। पर जो इजरायली इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है बॉस, जब उभर के आता है ना, इट इज़ अ साइट टू बिहोल्ड। कोई कोई स्टोरी या कोई एग्जांपल आप बताओ। एक ये शिया कमांडर था, शिया नहीं था, सुन्नी था, हाँ सुन्नी था, लेबनान में। हम्म, वो उसकी तबीयत बिगड़ी जा रही थी, बिगड़ी जा रही थी, बिगड़ी जा रही थी, उसको पता नहीं क्यों, एंड फाइनली वो अस्पताल में तड़प तड़प के 30-60 दिन बहुत बुरी कुत्ते की मौत मरा वो। एंड इट टर्न्ड आउट क्या हो रहा था कि उनके घर में जो काम वाली थी, हम्म। उनके टूथपेस्ट में उन्होंने कोई एक स्लो एक्टिंग पॉइजन लगा के रखा था। काम वाली ने? शायद काम वाली ने, बट मे कुड हैव बीन एनीबॉडी एल्स, वी डोंट नो। और वो दांत मांजते खुद उस बंदे ने खुद को पॉइजन किया। दैट इज द एक्सटेंट। आपने देखा होगा कि महमूद अहमदिनेजाद जो ओह, वरिष्ठ राष्ट्रपति हैं, उनका वो वो वीडियो भी मर क्लिप गया है। ना अटैक में? हाँ, वो अटैक में मर गए हैं। अभी इसी अटैक में मरे ना वो तो? इस अटैक में नहीं, 2 दिन पहले एक उनके घर पे अटैक हुआ था, उसमें मरे हैं। और वो भी टारगेट थे? हाँ, वो तो हमेशा टारगेट थे। वो अहमदिनेजाद वाज अ पर्टिकुलरली विशियस प्रेसिडेंट। हम्म। तो वो थे। उन्होंने बताया था 20 लोगों मैंने का ग्रुप। पूरा जो एंटी इजराइल यूनिट ही बना के रखा था, वो सब के सब मोसाद एजेंट प्लीज वो थे। स्टोरी बताइए ना, मतलब बिकॉज हाँ, वी नो इट तो बट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निर्णय ले लिया था कि भाई इजराइल ने हमारा इतना पेनिट्रेशन करके रखा है, वो हमारा इंटरनेशनल फोरम पे इतना पर्दाफाश कर रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं था कि हमने न्यूक्लियर में ये सब किया था। इनके पास जो ईरान के राष्ट्रपति को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, वो इनके लोगों को कैसे यूएन में दिखा रहे हैं कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने फिर एक टास्क फोर्स लगाया कि इसमें 20 लोग होंगे और उसके ऊपर एक उच्च हेड ऑफ दैट ग्रुप। डेप्यूटी होगा और एक हेड होगा। ठीक है। ठीक है, अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, सो टोटल 22 पीपल। उन्होंने सोचा यही हमारा काउंटर इंटेलिजेंस करेंगे, मोसाद के एजेंट्स को पकड़ेंगे। टर्न्स आउट वो दोनों के दोनों 22 सब के सब मोसाद एजेंट्स थे। उनको केयरफुली मैनिपुलेट करके रखा था इजराइल ने कि इस इस टाइप का, कि अगर आप समझ लो मैं अहमदिनेजाद हूँ, आप खामेनेई हैं, और ये बंदा है हमारा कोई जो इंटरव्यू जिसे हम कर रहे हैं इस टास्क फोर्स के लिए। खामेनेई बोलेंगे यहूदी शैतान के बच्चे हैं। मैं अहमदिनेजाद हूँ, वो बोलेंगे सर वो यहूदी शैतान के बच्चे नहीं हैं, वो शैतान के नाजायज औलाद हैं। और ये बोलेगा अरे आप दोनों गलत हैं, वो नाजायज भी नहीं हैं, वो शैतान और एक गधे और एक सुअर के शादी से नाजायज बच्चे हैं, वो इबलीस के टट्टे हैं, दिस दैट वॉट एवर बोलेंगे। ठीक है, और आप मानेंगे अरे वाह, ये तो इतना अच्छा है कि ये जो हम गाली दे रहे हैं उसका डबल ट्रिपल गाली दे रहा है, यही बंदा है। टर्न्स आउट यही बंदा मोसाद का है, उसको ट्रेनिंग दिया गया है ऐसे बात करने के लिए कि कोई शक ना करे। और ये 22 के 22 मोसाद के थे। 22 के 22 मोसाद के निकले। क्या कटा था इनका? क्या कटा था इनका? सो दे आर वेरी 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 गुड एट दीज थिंग्स। क्योंकि उधर क्या होता है, जो इंटेलिजेंस पे जो फोकस है, कोई भी प्रधानमंत्री अब पिछले प्रधानमंत्री के निर्णय को कभी टालता नहीं है उसमें एकदम। अगर प्रधानमंत्री एक दूसरे के
प्राइवेट में एक दूसरे के बारे में जो भी बोलते हो, हम्म, एक दूसरे के बारे में प्राइवेट में कितना घटिया ओपिनियन भी होगा, हम्म, उनके बाल बच्चों पे, उनकी बीवी पे भी घटिया ओपिनियन होगा, पर जो उन्होंने इंटेलिजेंस पे निर्णय लिया है उसको खुद अपना ही निर्णय की तरह अपना के उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो कंट्री फर्स्ट ये इजराइल के लिए मतलब सेट है, वो कोई भी आए। बहुत सेट है, बहुत सेट है। आप बोल रहे हो इतनी कंट्रीज में उनका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा डीप लेवल तक इन्वॉल्व है, वो हैं ही इतने, तो क्या हर आदमी उनका इंटेलिजेंस का है क्या, ऐसा लगता है? दे यूज इट वेरी वेल। तो उधर ना इंटेलिजेंस, इधर आप बोलेंगे कि भाई तुम क्यों फौज के बारे में बात कर रहे हो, तू क्या, मेनी पीपल टेल मी दैट व्हेन आई गिव माय ओपिनियन ऑन डिफेंस, तूने कभी सर्व किया है, तो काय का फालतू में बकबक कर रहा है। मैंने पॉलिसी पे एडवाइस दिया, तू क्या आईएएस ज्वाइन हो क्या, यूपीएससी एग्जाम दिया, नहीं तो काय का फालतू में बकबक कर रहा है। उधर बॉस दे विल फाइंड एक जो उनका इंटेलिजेंस यूनिट है ना, सबसे सुप्रीम इंटेलिजेंस यूनिट 8200, आई थिंक इट्स 8200, उसमें एक बच्चे को ढूंढेंगे जो सबको ऑटिस्टिक लगता है। पर देखिए जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उनका जो एक रेजर फोकस जब किस पे लग जाता है ना, वो उसी पे चलते रहता है। करेक्ट। एंड ही टर्न्स आउट टू बी मच मोर इंटेलिजेंट देन एनीबडी एल्स इन दैट वन थिंग वेयर ही इज। उन जैसे लोगों को चुनेंगे जिन्होंने शायद फॉर्मल एजुकेशन भी ना हो, 10 स्टैंडर्ड पास, 12 स्टैंडर्ड पास, बोलेंगे भाई मम्मी तू अपने बेटे को ऑटिस्टिक समझती है, हम इसको जीनियस समझते हैं, हमको थोड़ी देर दो इसके साथ। उसको ट्रेन करके वो उस पे इतना अड़ा रहेगा। दैट इज हाउ दे डू, दे डोंट गो, ये जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन बेस्ड हायरिंग है ना, वो करते नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंस बेस्ड हायरिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे हायर करते हैं। तो उनका जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो ये बहुत ही जो प्रॉब्लम चाइल्ड माने जाते हैं। गली में जाके फालतू ये क्या बर्बाद औलाद है, तू जाके पास वाले आंटी को पीट के आया, वो उसको पीट के आया, फालतू में आयरनिंग वाले से तूने झगड़ा कर दिया, प्रॉब्लम चाइल्ड। टीचर स्कूल में 0 0 0 लाया जा रहा है, वो देखेंगे ये क्यों कर रहा है, उसको चुनिए, देखेंगे भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका स्कूल में जो सिखाया जा रहा है इसकी इंटेलिजेंस के बराबर नहीं है, ये बिगड़ा जा रहा है इसी वजह से। They will throw so much at him, he will be mentally totally satisfied. They choose him at the age of 18-19 और बोलेंगे देख 7 साल के लिए हम तेरे को डिसिप्लिन दे रहे हैं, 25 के एज पे वो उसको निकाल देते हैं एम्प्लॉयमेंट से, सैक कर देते हैं, उसको पता है at 25 he's going to get sacked। वही ऑफिसर हैं जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बनाते हैं सिलिकॉन वैली में, क्योंकि उनके पास 18 से लेके 25 उम्र तक इतना टेक्नोलॉजी मिला है, इतना एक्सपोजर मिला है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी इतना ना मिले। सीक्रेट्स का एक्सपोजर, सीक्रेट ऑपरेशंस का एक्सपोजर, स्पेशल ऑपरेशंस का एक्सपोजर, टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स का एक्सपोजर, टेक्निक्स का एक्सपोजर इतना मिला है, फिर जाके बोलते हैं अब तू अपनी ज़िंदगी बना। वो जाके क्या करता है, अपनी ही तरह 100-200 लोगों को ढूंढता है। तो इसका ना मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट हो जाता है। करेक्ट। वो ज्योमेट्रिक वर्सेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना, हम अरिथमेटिक करते रहते हैं, वो ज्योमेट्रिक करते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, क्योंकि वो एक इमिग्रेंट का कंट्री है, यहूदी हर देश में जाके रह चुके थे पिछले 2000 साल से। जब इजराइल बना, हर देश से, यमन से, ईरान से, इराक से, ओमान से, तुर्की से, स्पेन से, फ्रांस से यहूदी वापस आए, सब अपना कल्चर लेके आए, अपना लैंग्वेज लेके आए, तो सब जाके वापस उसी एक्सेंट में, उनकी वही मेमोरीज हैं। वो अगर एक हरियाणवी भी है, वो वापस जाके ओम प्रकाश बन के वही हरियाणा में घुस जाएगा। ठीक है, वो अभी कौन है, ओम प्रकाश चौटाला जी तो मर गए, अब वो मानेंगे कि भाई ये तो हमारा ही है, ये हमारी तरह ही भैंस चराता था, ये था जो वो अगर वो उसने बोला मेरा नाम ओम प्रकाश, उसका नाम असली में होगा डेविड लेवी। वो जाके बोलेगा ओ चच्चा मैं ओम प्रकाश टोकस, याद है, हाँ बेटा हाँ, तेरा मम्मी पापा का ही उधर बैल था ना, हाँ। ही विल ब्लेंड इन टोटली। वही एक तमिल यहूदी होगा, वो जाके ये ऐसा तमिल में बात करेगा कि स्टालिन भी उधर बोलेंगे अरे तुम आ जाओ डीएमके में के मिनिस्टर बन जाओ। सो दे स्लिप इन वेरी इजीली इनटू दोस थिंग्स। इसी वजह से आप देखेंगे उनका
ईरान से ज़्यादा ईस्ट में इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन नहीं है, क्योंकि इंडोनेशियन यहूदी थे नहीं, मलेशियन यहूदी थे नहीं, हाँ सिंगापुरियन यहूदी नहीं थे, ताइवानीज़ यहूदी नहीं थे, हिंदुस्तान में बहुत ही कम थे। और हिंदुस्तान में उनको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फ्रेंडली स्टेट हैं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी यहूदी नहीं थे, कराची में बहुत छोटा सा पॉपुलेशन था, पर वो भी ब्रिटिश टाइम से। सो दे आर वेरी गुड एट दीज थिंग्स। क्या ईरान भी अभी अफगानिस्तान और इराक जैसा बन सकता है या वैसी हालत नहीं होगी ईरान की? हो तो सकता है बॉस, यू कांट ये करो फाई, पर याद भी रखना है इराक और अफगानिस्तान ने अमेरिका को परास्त किया था। बट बहुत टाइम लगा उनको, इनके 20 साल पास लगे 20। ये देखिए, ईरानियंस ना अपने आप को बोलते हैं ना, हम 6000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। उनके पास टाइम है, हम्म, उनके पास टाइम है, उनके पास टेरिटरी है, उनके पास हथियार भी है। अफगानिस्तान से क्या ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है, उसी टाइप के पहाड़ हैं। हम्म, अगर ये लोग कुछ करना चाहते हैं उधर, हम्म। बेस्ट ऑफ लक टू अमेरिका, बेस्ट ऑफ लक टू अमेरिका। अब क्या ईरानियन पॉपुलेशन उसके लिए तैयार है, पता नहीं, बट क्या ईरान पॉपुलेशन आके उनके खुद के फौज को अपोज करेगा, आई डोंट नो। ईरान में क्या सेंटिमेंट है? खामेनेई के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग भी आए और सपोर्ट में भी आए। देखिए मैं अपने खानदान के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी सारा खानदान है ईरान में। ईरान में आ, वो तो कभी भी उनको खामेनी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वो सब प्रोग्रेसिव टाइप के हैं। हम्म, ठीक, मुसलमान भी नहीं बुलाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं, दारू पीते हैं। कितने लोग होंगे ऐसे ईरान में? आई हैव अबाउट 17-18 cousins and things like that in Iran. सो इन परसेंटेज में ओवरऑल अभी के रेशियो में कितने होंगे ईरान में ओवरऑल? Totally there are about 100 million people in Iran. 100 million माने 10 करोड़ करोड़। में, 10 करोड़, हाँ हाँ 10 करोड़ लोग हैं। और उनमें से मैं बोलूँगा लगभग 20 से 30 लाख ये बहुत प्रोग्रेसिव टाइप के होंगे। बस बहुत कम है तो। बहुत कम है, ज़्यादा तो एक नहीं है। लड़की का वायरल हुआ था सिगरेट जला रही खामेनेई के फोटो से, हाँ, आपने देखा होगा, तो वो उसी सो देखिए वो हैं, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं है, पर वो ज़्यादातर आपको वो जेएनयू टाइप मिलेंगे, या ये जोरबाग, पृथ्वीराज रोड, औरंगजेब रोड, खान सॉरी मार्केट। एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, हाँ वो खान खान मार्केट मार्केट। उधर का खान मार्केट गैंग है वो। भाई मैं खुद खान मार्केट गया हूँ, तो वो छोड़ो, खान मार्केट के बारे में बात मत करो। मेरा घर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पे नहीं है, तो हम एपीजे अब्दुल कलाम रोड के बारे में बात करेंगे ठीक कि है। वो एपीजे अब्दुल कलाम रोड, पृथ्वीराज रोड, मानसिंह रोड और वो अमृता शेरगिल मार्ग टाइप वाले लोग हैं, और जेएनयू वाले हैं अच्छा। लगभग। बट उनमें भी जो मेरा पूरा खानदान है, ठीक है, एक ब्रांच थोड़ा फंडामेंटलिस्ट टाइप का है उसमें, बट जो इतना प्रोग्रेसिव है, जो खामेनी उनका नाम भी लोगे तो थूकेंगे, अच्छा। उनको भी वेस्ट पे गुस्सा है। उनका कोई कम गुस्सा नहीं है खामेनी पे कि तुमने हमारे कितने लोगों का कत्ल किया है। बट दे आर नॉट फ्रेंडली विद अमेरिका और हाँ, वेस्टर्न। वो ओके। ऐसे नहीं है, वो राहुल गांधी की नहीं है, की तरह नहीं है, जो बाहर जाके बोलते हैं अमेरिका से कि भाई हमारा रेजिम चेंज कराओ। उनका ये है कि भाई हमारा जो भी है, तू कौन होता है हमारे लोगों पे मारकाट करने वाला। इसीलिए देखिए ईरान कॉलोनाइज नहीं हुआ था, राइट। और हिंदुस्तान कॉलोनाइज हुआ था। एशिया में बस 2 देश थे जो कॉलोनाइज नहीं हुए थे, ईरान और थाईलैंड। अब देख लीजिए क्यों। क्योंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, सो ऑपोजिशन की अगर बात करें, आपने इसराइल को भी अभी मेंशन किया था कि इसराइल में ऑपोजिशन हो या जो पावर में है, वो सब लोग एक पेज पे होते हैं इंटेलिजेंस को लेकर, कंट्री को लेकर। इंडिया में वो नहीं होता है। आपको लगता है इंडिया में वो कभी नहीं होगा? क्या रीज़न है उसका? देखिए इंडिया में ये है कि हम बहुत बड़े देश हैं। इतने बड़े देश में एक कंसेंसस किसी भी चीज़ पे करना इम्पॉसिबल। बट कंट्री की सिक्योरिटी पे तो हो सकता है। ना हो सकता है, इंटेलिजेंस पे भी हो सकता है, बट आई थिंक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को एनजीओ समझने लगे हैं। जैसे राहुल जी, वो इलेक्शन रिजल्ट्स पे अपना पॉलिसी नहीं बनाते हैं, वो वेस्टर्न प्रेस में उनके बारे में क्या लिखा जाएगा उसके तहत पॉलिसी बनाते हैं। अब जब भाई तुम्हारा ऑडियंस ही एक वेस्टर्न प्रेस है, तो आप किस आधार पे निर्णय ले रहे हो? राइट। ऐसे भी लोग होंगे, इट्स नॉट लाइक वैसे लोग एक किस्म से इसराइल में मानते थे, पर इसराइल में क्या होता है ना, आप बिना मिलिट्री सर्विस के आप प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हो। ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है जिसने, या तो पहले सालों में तो गोल्डा मेयर था, पर गोल्डा मेयर ने भी पैरामिलिट्री सर्विस की थी। कोई भी पिछले सालों में, पिछले 50 सालों में इसराइल का प्रधानमंत्री नहीं बना है जिसने मिलिट्री सर्विस नहीं किया है। तो मिलिट्री दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं और उनके लिए कंट्री फर्स्ट होता ही है। हमेशा। सो ऑपोजिशन में है वो भी
जो कि पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर है, वो भी मिलिट्री सर्व किया ही होगा। और इसी वजह से अंबेडकर ने बोला था हम्म, कि इंडिया में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोला था नहीं, हम नहीं करेंगे। हम्म, अंबेडकर उसको कास्ट के वजह से बोल रहे थे कि अगर भाई तुम 2 साल के लिए मिलिट्री सर्विस करोगे, हम्म, कोई ये नहीं देखेगा कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, सब एक दूसरे का प्लेट साफ करेंगे, एक दूसरे के लिए खाना पकाएंगे, हम्म। एक एक ही जगह से पानी पिएंगे। उनको एक बार टाला नहीं गया था, एंड इन अ वे आई थिंक ही वाज राइट, ही वाज मोर राइट देन रॉन्ग ऑन मोस्ट थिंग्स। और वो फॉलो नहीं करते हैं आज के लोग, अम्बेडकर का दूसरा वर्जन ले लेंगे। बट उधर हम्म, सब हर मर्द को और औरत को जबरदस्ती मिलिट्री सर्विस करना ही पड़ता है। जैसे ही आपका स्कूल खत्म होगा, आप जाके मिलिट्री सर्विस करोगे। इंडिया में पॉसिबल है? नहीं, नहीं कर सकते। आई थिंक वी शुड डू इट, वी कैन। हम्म, कौन ना बोलेगा? बोलते हैं कि आप वोट खो जाओगे, पर आप देख लीजिए आजकल, अगर ये एक यस प्राइम मिनिस्टर में ना, आपने पता नहीं देखा होगा, यस मिनिस्टर यस प्राइम मिनिस्टर, हम्म, 1980s में इट वाज एक्चुअली एन इजरायली राइटर हु रोट द स्क्रिप्ट फॉर दैट। हम्म, अगर आपको सरकार समझना है, किसी भी देश का सरकार, उससे बेहतर एक पॉलिटिकल सीरीज कभी बना ही नहीं है। ओके। वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है, शायद टॉरेंट पे डाउनलोड करना पड़े, बट डू वॉच इट। हम्म, उसमें क्या है कि ये सर हम्फ्री एप्पलबी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, हम्म, वो प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि भाई ये पोल्स ना मैं किसी भी टाइप का करवा सकता हूँ, अगर मेरे को ना हम्म, करवाना हो, मैं एक बहुत सुंदर सा लड़की आपको इंटरव्यू करने के लिए भेजूंगा और बोलूँगा कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के बारे में। वो बोलेगी देखिए आपको इतना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, एवरीबडी इज़ गोइंग टू से नहीं। ये भटके हुए नौजवान, इनका क्या होता है, क्योंकि इनको जॉब नहीं मिलता है, ये जाके ये ठगबाजी करते हैं, ये क्या गुंडाबाजी करते हैं, हम्म, ये आपको क्या अच्छा लग रहा है? नहीं। क्या आपको नहीं लगता है इनको ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं? हम्म। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप मिलिट्री सर्विस सपोर्ट करते हैं? अब आपके 3 जो आपने पहले जवाब दिए हैं, आप कितने उल्लू के पट्टे लगेंगे, आपने अब ना बोल दिया। ना बोला तो चौथे को। तो आप चौथे प्रश्न का क्या जवाब देंगे? हाँ। हाँ। अब अगर मेरे को आपसे ना का जवाब निकालना पड़े, हम्म, तो मैं क्या पूछूंगा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग, ये जो नौजवान हैं, ये कितना ये ठगबाजी गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ, ओके। आपको क्या लगता है कि इनके कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? हाँ। आप क्या इन पे विश्वास करेंगे? ना। आपको क्या लगता है इनके हाथ में बंदूक थामने चाहिए? स्थिति और कितना बिगड़ेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं थामना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इनको मिलिट्री सर्विस करवाना चाहिए? अब इन पिछले 4 सवालों का जो आपने जवाब दिया है, हम्म, अब आप क्या जवाब देंगे मिलिट्री ना। सर्विस? हम्म। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पिन इट। करेक्ट। अगर वर्ल्ड वॉर हो जाए, जो कि एक तरीके से सिचुएशन भी है, सेफेस्ट कंट्री आज के टाइम पे कौन सी है रहने के लिए? हाय राम! ये क्या पूछ रहे हो आप? कोई भी सेफ हमने समझा था कि दुबई वाज़ एमिरेट्स वाज़ द सेफेस्ट कंट्री, क्योंकि एमिरेट्स में देखिए ऐसे 3 जगह थे, हम्म, हैं अभी भी शायद, आई गेस, सिंगापुर, दुबई, लंदन। हम्म, उनमें क्या होता था, एग्रीमेंट ये होता था, ये तीनों के तीनों फाइनेंशियल कैपिटल हैं, हम्म, सब उधर आ सकते हैं। आतंकवादी भी आ सकता है, इजरायली भी आ सकता है, अल-कायदा भी आ सकता है, अमेरिकन फ्लीट भी आ सकता है, सब आके इधर बिज़नेस करो। बाकी के जगहों पे हमला करने के लिए आप इधर प्लानिंग करो, उसका पैसा फंड्स रेज़ करो, पर इधर हमला नहीं होगा, आप जाके उधर हमला करेंगे। ये क्या था? ये कोई एग्रीमेंट था? अनसेड एग्रीमेंट था? अनसेड एग्रीमेंट, बट Okay. एवरीबॉडी नोज़। ओके। अब क्या होता था कि ब्रिटेन ने जब इराक पे हमला कर दिया, वो एग्रीमेंट उधर टूट गया। इसीलिए ब्रिटेन में वो बस बॉम्बिंग हुआ, बहुत सारे बॉम्बिंग्स हुए, राइट। और लंदन का जो वो सेफ सिटी स्टेटस था, वो चला गया। हम्म, सिंगापुर में वो सेफ सिटी स्टेटस नहीं गया है, और सिंगापुर और दुबई क्या करते हैं अमेरिका को खुश रखने के लिए, जो भी टेरर फाइनेंसिंग होता है ना, हम्म। वो सीधे से सीआईए को बोला जाता है, मोसाद को बोला जाता है, रॉ को बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तुम्हारे इधर ये हो रहा है, हम्म। हमने सोचा कि तुमको पता चले, हम इसके बारे में कुछ करने वाले नहीं हैं, पर अगर उसने गलती से भी तुम्हारे इधर फ्लाइट ले लिया, उधर जाके करो, तुम इनको उनका कत्ल इधर नहीं करोगे, कहीं और जाके करोगे, इधर करना मना है। बट फिर इन दैट केस सिंगापुर एंड दुबई इज लाइक यूएई इज वल्नरेबल टू द अदर पार्टी ना, वो उनके लिए दुश्मन बन जाएंगे बिकॉज दे नहीं, आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। क्यों उनको पता है, उन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई इधर भी तुम ऑपरेशनल सिक्योरिटी करो। अच्छा।
सस्पिशन पे तुमको उठाया नहीं जाएगा, पर अगर तुमने टेक्स्ट भेजा कल मैं उस पे हमला करने वाला हूं उसके 2 लाख, भाई देन यू गॉट टू बी वेरी स्टूपिड दैट द दुबई पुलिस डजंट कम एंड पिक यू अप. सो ये नहीं है कि आप पूरा अपना गार्ड ही डाउन कर दो. ठीक है, आपको फिर भी ये नहीं है कि दुबई में लोग सुसाइड बॉम्बर वेस्ट लगा के गाड़ी चलाते हैं पब्लिक में. मॉल में दे नोबडी वेयर्स अ सुसाइड बॉम्बर वेस्ट एंड गोज इन, राइट? सो प्रिकॉशन भी लगाना पड़ता है, इतना ओपन भी नहीं हो सकता है, बट अग्रीमेंट है कि उधर ये सब हो सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी मैं ईरान में, I've only used my credit card very rarely. I have a credit card, but whatever. I don't like it. क्योंकि मैं कर्जे पे नहीं जीता. But anyway, when I had to use it, पता है क्या हुआ था? वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन था ना, वो दुबई का था. और उन्होंने जब चलाया, वो फ़ोन पे थे अपने दुबई कॉन्टैक्ट से. दुबई कॉन्टैक्ट ने कंफर्म किया, हाँ इट हैज़ गॉन थ्रू. उसका रिसीट उसको भेजा गया ऑन some messenger service, and then it was given to me. They said they will mail me the formal copy, they will courier it to India. अच्छा. Now अगर आपने दुबई पे, तो ईरान का बहुत ये था बेनिफिट था दुबई को ना हमला करने में. ओके. फिर भी उन्होंने जाके हमला किया है. उनका जो सब हवाला जिससे उनका इकोनॉमी चलता था वो दुबई से ही चलता था. बहुत सारे ईरानियन एक्सपैट्रिएट्स होते थे Right. दुबई में. क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई देखो, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक्ड है. जो हमारे को फ़ायदा हो रहा है वो 100 गुना ज़्यादा अमेरिकन और इसराइल को दुबई से हो रहा है. तो ठीक है, हम अपना नाक काट डालेंगे, बट उनका आर्म ट्विस्ट कर पर उनका तो पूरा हाथ पैर ही काट. हाथ पैर काट रहे. सो राइट नाउ हम्म. या तो सिंगापुर में रहो, क्योंकि वो अग्रीड अभी के लिए अग्रीड सेफ जोन है, या तो बहुत दूर चले जाओ, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ. पाकिस्तान और सऊदी का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, वो कितना अभी भी वैलिड है? क्योंकि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान ने अटैक किया और इन पे ईरान ने अटैक किया. देखिए, ये अरब वर्ल्ड के डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो पेपर का भी उतना दाम नहीं होगा जो इनका दाम होता है, सच में. ये अपना अग्रीमेंट हर 2 साल छोड़ो, हर 6 महीने बदलते रहते हैं. आप ये करो कि विकिपीडिया में ही शायद एक आर्टिकल मिलेगा आपको, अरब राइवलरीज इन द 60s 70s. ओके. हर साल सऊदी अरेबिया दल बदलते रहता था, इजिप्ट दल बदलते रहता था, जॉर्डन दल बदलते रहता था. गमाल अब्दुल नासर जो इजिप्ट के राष्ट्रपति होते थे, उनका हाथ चूमने के लिए जॉर्डन के महाराजा को उधर जाना पड़ा. हाथ ऑफिशियली हाथ चूमने, नॉट लिटरली, बट यू नो व्हाट आई मीन, आई एम स्पीकिंग मेटाफोरिकली. उनको भाई बोलने के लिए उनको मिस्र जाना पड़ा. प्राइवेट में वो एक दूसरे से इतना नफरत कर रहे थे कि नासर उनको कत्ल करना चाहते थे, ये नासर को कत्ल करना चाहते थे. अच्छा. और जॉर्डन के महाराजा ने मिस्र को मदद भी किया है, काफ़ी हानि भी पहुंचा है प्राइवेट में. सेम मिस्र ने जॉर्डन को किया. तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है. ऐसा जगह है. पर आप मेरे को बताइए, जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, अभी अफगानिस्तान ने जम के पाकिस्तान पे हमला किया था, सऊदी क्या कर रहा था? कुछ नहीं. करेक्ट. अभी ईरान ने सऊदी पे जम के हमला किया है, पाकिस्तान ने क्या किया? कल या परसों उनके मंत्री ने नेशनल असेंबली में बोला, हमने कॉल किया था. आपने कैसा डिफेंस एग्रीमेंट निभाया? हमने ईरान को कॉल करके बात किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम उन पे हमला बहुत कम यार, आर यू इवन लिसनिंग टू योरसेल्फ? कितना स्टूपिड लगते हो. और फिर क्या हुआ अगले दिन? ठीक वो रस तनूरा जो सबसे बड़ा सऊदी अरामको फैसिलिटी है, अगले दिन 8 घंटे भी नहीं हुए थे जब उस मंत्री ने नेशनल असेंबली बोलता था, अगले दिन उन्होंने रास तनूरा पे हमला कर दिया, ऑयल फैसिलिटी पे. पूरा सऊदी अरामको का ऑपरेशंस बंद कर दिया. ये आपको कम हमला लगता है? उसके बाद भी पाकिस्तान ने किया? कुछ नहीं किया. तो आप बताइए मेरे को, डिफेंस एग्रीमेंट का क्या स्थिति है अभी? उससे वैल्यूएबल मेरा पेपर है. बेस्ट बुक, अगर ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या ईरान, इराक, अफगानिस्तान और अमेरिका एंड इजराइल को समझना है, सो बेस्ट बुक्स क्या है जो पढ़नी चाहिए, या वेब सीरीज क्या है जिसको देख के बहुत सारा चीज़ें क्लियर होगा? यार, वेब सीरीज से कुछ भी क्लियर नहीं होगा. अच्छा, ठीक वो है. आपको, इट विल गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस. ओके. बट अगर आपको वेब सीरीज ही देखना है, शायद अभी भी नेटफ्लिक्स पे है आई थिंक, और अमेजॉन प्राइम. एक फ्रेंच है कॉल्ड द ब्यूरो. ओके. उसका एक्चुअल फ्रेंच टर्म है ले ब्यूरो de légende, ओके. द ब्यूरो ऑफ लेजेंड्स, बट इट्स कॉल्ड द ब्यूरो.
वो शायद आपको टॉरेंट पे ही डाउनलोड करना पड़े। वो एक फ्रेंच एस्पिनाज सीरीज है, उससे बेहतर, इट इज़ बेटर देन फाउदा, इट इज़ बेटर देन होमलैंड एंड एवरीथिंग। तेहरान ऑल्सो। तेहरान इज द वर्स्ट। तेहरान अ हॉरिबल सीरीज। अच्छा, बहुत प्रमोट हुआ तेहरान बिकॉज अभी और वो ट्रेंड भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। हाँ, but Tehran is not a good series. Unlike Fauda, which is actually much more realistic than, it's not realistic, but it's more realistic than Tehran. Tehran is unrealistic. Le Bureau जो है वो सबसे अहम है देखना। अगर एक बुक पढ़ना चाहते हैं, एक देयर इज अ बुक कॉल्ड अफगानसी, AFGHANTSY। इट्स रिटन बाय ब्रिटिश डिप्लोमेट जिसका मैं नाम भूल गया, बट रिमेंबर द नेम, अफगान फॉलोड बाय TSY। TSY। ओके। वो है पूरा सोवियत कैंपेन इन अफगानिस्तान के बारे में, और वो क्यों एकदम चौपट हो गया। उस बुक पढ़ने से आपको अभी भी इतना इंसाइट मिलेगा। और तीसरा है मोसाद का बुक जो मेरे दोस्त ने लिखा है, राइज अप एंड किल। इट्स कॉल्ड राइज अप एंड किल, दैट इज द मोटो ऑफ द मोसाद। वो पूरा मोसाद का हिस्ट्री है। इट्स अ स्टनिंग बुक। रोनेन बर्गमन नाम का ऑथर है। I would say between these web series और इस बुक आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, पर जो स्थिति है उधर उसके लिए कोई भी बुक नहीं है, बिकॉज नोबडी। इसमें सब प्लॉट के अंदर सब प्लॉट, ये ना रामायण की तरह नहीं है जहाँ सीधा टाइमलाइन है। ये महाभारत की तरह है जिसमें इधर एक सब प्लॉट चल रहा है, उधर एक सब प्लॉट चल रहा है, उधर एक सब प्लॉट चल रहा है, उधर एक सब प्लॉट चल रहा है। इजराइल की इंटेलिजेंस में भी कभी कोई घुसा है, किसी ने डैमेज किया है कभी? काफ़ी सारा। अगर आप पढ़े, इंटरनल साबोटाज इतना हुआ है पता है। इतने सारे मोसाद के चीफ्स को खुद अपने लोगों को मारने के लिए ट्राई किया गया है, एंड थिंग्स लाइक, इट वाज अ हॉरिबली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। पीपल डोंट रियलाइज दिस। ओके। राइट टिल द 80s जो मोसाद में जो करप्शन होता था, वो बॉस पाकिस्तान की तरह होता था बॉस। अच्छा। हाँ, टेरिबल। सो अभी कितना लेवल पे है ये अभी? नाउ इट इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर इतना करप्शन, इतना जो बैकस्टैबिंग जो होता था, मैसिव। इसीलिए वो रोनेन बर्गमन का जो राइज अप एंड किल है ना, आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरी कबूल की थी, खुले आम उन्होंने कबूल करके खुद अपने आप को भरे महफिल में शर्मिंदा की। इसी वजह से वो करेक्ट कर सके। जब आप छिपाते रहते हो तब कुछ भी करेक्ट नहीं होता है। सो दी ऑल एली कोहेन एपिसोड हैपेंड इन 60s राइट? 60s 70s में हुआ था वो? हाँ, बट सी एली कोहेन को पता है हिंदुस्तान ने पकड़वाया था, पता है ना आपको? सीरियसली? हाँ, तो उसका अच्छा, वी क्या टॉकिंग था? अबाउट दैट स्पाई सीरीज जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा हाँ, वो? जो सीरिया में स्पाई था, हाँ, उसने पूरे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बन गया था वो हाँ, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। इट्स नॉट ट्रू, दैट्स एन एग्जैजरेशन। उसका प्रॉक्सिमिटी तो था ही कई सारे मिलिट्री लोगों के साथ, बट ये थोड़ा एग्जैजरेशन है कि उसने वही इंटेलिजेंस सप्लाई किया जो 67 वॉर में फिर इसराइल ने इस्तेमाल किया। ही डिड अ लॉट बट नॉट दैट मच जितना 5 days वॉर था ये वही था या अरब वॉर था ये? हाँ, ऐसा कुछ था। इट्स द 67 वॉर। 67 वॉर। हाँ, 67 वॉर। फिर 73 में योम किपुर वॉर था। ओके। तो उसमें क्या था कि उन्होंने बड़ा सा एक बंगला खरीद के रखा था दमिश्क में। करेक्ट। वो बंगला किसके साथ था? इंडियन एम्बेसी के साथ था। और वो उसी टाइम अपने हैंडलर को जेरूसलम में कॉल करता था जिस टाइम पे हिंदुस्तानी एम्बेसी, उन दिनों में ये व्हाट्सएप सब कुछ नहीं होता था आपको, और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो आपको एक स्लॉट मिलता था जिस टाइम पे आप ट्रांसमिट कर सको, आप उसी टाइम पे जितना भी ट्रांसमिट कर सकते थे ट्रांसमिट कर देते थे। अब क्या हुआ कि इंडियन एम्बेसी ने, और वो उसी टाइम पे ट्रांसमिट करता था जब इंडियन एम्बेसी करता था, एंड ही न्यू इट। ही न्यू इट, क्योंकि और उसी वजह से उसने वो घर भी खरीदा था, क्योंकि उसको एक टाइम चाहिए था जब सिग्नल इंटरफेरेंस हो और सीरियन इंटेलिजेंस उसको इंटरसेप्ट ना कर पाए, और कवर मिल जाए उसको। तो यानी कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ रौनक भाई इस टाइम पे इधर अटैक करना, और पूरा इंडियन एम्बेसी उसी टाइम ट्रांसमिट कर रहा है, और फिर खच 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 हो रहा है, एंड सो सीरियन गाय, रौनक दैट्स ऑल यू कैन हियर द गाय लिसनिंग। तो फिर क्या हुआ कि इंडियन एम्बेसी ने कंप्लेंट किया, भाई हम ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना इंटरफियरेंस हो रहा है। तो इंडियन एम्बेसी से बोला गया आज आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे, हम बैठ के सुनेंगे क्या हो रहा है। उस दिन उन्होंने ट्रांसमिट नहीं किया, एंड दे रियलाइज्ड इट वाज एली कोहेन हु वाज ट्रांसमिटिंग। बाप रे। सो इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन डमास्कस
कि एली कोहेन पकड़ा गया। इंटेंशनल नहीं था वो। इंटेंशनल नहीं था, बट ये वेब सीरीज में दिखाया नहीं लेकिन। हाँ, ऐसा नहीं दिखाते हैं, बट वो हमारी वजह से पकड़ा गया था। बाप रे। ऑपोजिशन बोलती है कि इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज से जो रिलेशन है वो ख़राब कर लिए, एंड ऑफ कोर्स अभी जो ईरान वाला सिचुएशन है, इंडिया चाहता तो पहले रिएक्ट कर सकता था, इतना एस्केलेट नहीं होता। सो उस पे क्या आंसर है आपका? देखिए, ये खुद जब पावर में थे इन्होंने क्या रोका था? कुछ रोका था? नहीं। ये बोलते रहते हैं वो पापा ने यूक्रेन वॉर रुकवा दिया, रुकवा तो था ना। आपने कब अपने लिए एक सीज फायर बनवाया था? कभी बनवाया था? कभी नहीं बनवाया था। अब आप मणिशंकर अय्यर से जाके बात करेंगे, उन्होंने बोला था देखो हमने वो कमिटी किया था कोरियन वॉर के टाइम पे 1952 में, उसी वजह से बंद हुआ था, उसके वजह से कुछ बंद नहीं हुआ था, बस डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये ऐसा बोलना है कि B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, वो जो क्लर्क जो बैठ के उसको टाइपिंग किया है ना, उसी ने हमारा संविधान बनाया है, उस टाइप का आर्ग्यूमेंट है। इंडिया उसी पे रिएक्ट कर रहा है जो हमको, देखिए हु केयर्स हाउ इंडिया रिएक्ट। कोई तेहरान में बैठ के ये अकाउंट कर रहा है क्या? वो इंडिया ने ये नहीं बोला, इंडिया ने वो नहीं बोला, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं बोला हम ये नहीं करेंगे। नोबडी लुक्स एट दीज थिंग्स इन डिप्लोमेसी बॉस। ये ना, ये यही मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस आज इतना बड़ा एक एनजीओ बन गया है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह सोचता नहीं है। देखिए जब मोअम्मर कद्दाफी जो उस टाइम सर्विंग प्रेसिडेंट थे, उनकी इतनी निर्ममता से टॉर्चर करके, उन पे चक्कू मार मार के, उनकी उंगलियां काट काट के, पता नहीं क्या क्या करके, तड़पा तड़पा के मारे गए थे जब वो बैठे हुए राष्ट्रपति थे लिबिया के। इनका यूपीए सरकार था, इन्होंने कुछ भी कॉन्डेमनेशन नहीं किया। जब सदाम हुसैन, जो टेक्निकली, क्योंकि हम वो 2003 का जो इन्वेजन था इराक को, उसको हम गैर कानूनी मानते हैं। गैर कानूनियत से जो निकलता है वो सब कुछ गैर कानूनी होता है। यानी कि गैर कानूनियत से सदाम हुसैन चले गए और एक नया राष्ट्रपति हुआ, वो गैर कानूनी राष्ट्रपति है। हमारे लिए कानूनी राष्ट्रपति सदाम हुसैन ही थे। और जब सदाम हुसैन को फांसी दिया गया था, हिंदुस्तान ने तो उसको तो कंडेम नहीं किया था। उस टाइम तो यूपीए सरकार थी। 2006 में उनको फांसी हुआ था, 2011 में मोअम्मर कद्दाफी को मारा गया था। दोनों टाइम यूपीए सरकार थी, हमने तो कोई भी कॉन्डेमनेशन नहीं किया था। तो अब क्या कौन सा बड़ा ये हुआ है भाई? और कॉन्डेमनेशन क्यों करेंगे जब ईरान ही हिंदुस्तानियों को मार रहा है? उनका टेरिटोरियल सॉवरेंटी गया भाड़ में, तुम्हारा टेरिटोरियल सॉवरेंटी जाने से तुमको ये हक नहीं मिलता है कि तुम हिंदुस्तानियों को मारो। राइट। सो आईएनसी ये चाहता है कि हम उन्हीं लोगों को ये करें जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, जो 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को हॉस्टेज बना के रखें। ये कहाँ की फॉरेन पॉलिसी है? ये उसी टाइप का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉरेन पॉलिसी है जैसे राहुल गांधी ने खुद सेल्फ साबोटाज कर रखा है। वैसे कोई भी बीजेपी में ये नहीं है। बीजेपी मेरे जो दोस्त हैं वो तो राहुल गांधी को मोदी से भी बड़ा नेता मानते हैं बीजेपी का, क्योंकि जो राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए किया है वो शायद मोदी और अमित शाह ने मिलके भी नहीं किया है। सो जैसे ये जो आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, जो इजराइल ने ईरान का जो इन्फिल्ट्रेशन कर रखा है मोसाद का, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, वो बीजेपी ने कांग्रेस का राहुल गांधी के साथ करके रखा है। ये जो अहमदीनेजाद का वो 22 का ग्रुप जो था उसका हेड आई एम टेलिंग यू, खत्म। देयर इज नोबडी मोर प्रो बीजेपी इन इंडिया टुडे देन राहुल गांधी। और मैंने आपको वो सिलेक्शन प्रोसेस दिखाया था ना कि कैसे यहूदी ये हैं और ये बोलेगा ये यहूदी, दैट इज राहुल गांधी। सो आई डोंट थिंक वी शुड टेक इट सीरियसली एट ऑल। इज अ वेरी गुड पॉलिसी। क्यों ये है कि भाई जब मोदी कॉल कर रहा है बंदे को, किंग सलमान उनका फोन उठा रहे हैं बहुत, यानी कि किंग सलमान का डिफेंस अग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, फिर भी इतने प्यार से बात कर रहे हैं मोदी जी के साथ, मदद कर रहे हैं हमारी। जॉर्डन में हिंदुस्तानियों का मदद हो रहा है, यूएई में तो बहुत ज़्यादा मदद हो रहा है। आप देख रहे हैं यूएई इन्फ्लुएंसर्स इंडिया की कितना सराहना कर रहे हैं। तो वी आर बिल्डिंग गुडविल। हाउ आर वी बिल्डिंग? देखिए आसान सी बात है, एक बंदा 20 बंदे, सब गलत हैं, मान लो सब। वैसे ये गलत नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये है बदमाश। इस बदमाश को थप्पड़ पड़ा, पर उस थप्पड़ की वजह से इन 20 लोगों पे हमला हो रहा है।
वो हम पे भी हमला कर रहा है हम्म, और मैं उसको सराहूंगा. ठीक है. My interest lies with the 20. तो I would say our stock has gone up, not gone down. आज के टाइम में अगर किसी को ईरान या तेल अवीव जाना है तो वो जा पाएगा इंडिया से या अभी बैन है? I won't recommend it. बट जा सकता है अगर जाना चाहे तो. तेहरान तो शायद नहीं जा पाएंगे. The airport is locked down. Nobody's flying there. हम्म, टेल अवीव भी आप शायद जॉर्डन जाके या मिस्र से जाके आप लैंड बॉर्डर पे क्रॉस कर पाएंगे. डायरेक्टली तेल अवीव एयरपोर्ट उतर नहीं सकते. बेन गुरियन एयरपोर्ट अभी बंद. बट फिर वहां से लेबनान से जाना होगा तो वहां वीजा लगेगा क्योंकि तेल अवीव में तो. लेबनान आपको जाने नहीं देगा. अच्छा, नहीं जाना. तो लेबनान ने मैं लेबनान पहले जा चुका हूँ. पिछले 10 साल से मेरे को वीज़ा नहीं मिला है क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारे वीज़ा भर रखे हैं ना इजराइल के. लेबनान डज नॉट. सीरिया देता है. अगर आपके पासपोर्ट में इजरायली वीज़ा है, ईरान और सीरिया आपको वीज़ा देते हैं, ओके. पर लेबनान नहीं देगा आपको. अच्छा. और वही जब भी मैं इजराइल में जाता हूँ वो देखते हैं कि मेरे पासपोर्ट में अफगानिस्तान का स्टैंप है, इतने सारे ईरान का स्टैंप है. आप ईरान क्यों गए थे? हमेशा वो सेकेंडरी क्वेश्चनिंग होता है ना, उसमें पूछे क्यों गए थे. और फिर मैं अपना डांस वीडियोस दिखाता हूँ तेहरान में, तो बोलते हैं अच्छा. एक तरफ वॉर लाइक सिचुएशन, क्या वॉर हो ही रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? हो सकता है. हो सकता है. क्यों हो सकता है? अगर पाकिस्तान ने हम पे फिर से कोई टेरर अटैक किया, वो सोचेंगे देखो अमेरिका अब कुछ नहीं कर पाएगा, हम यही टाइम है कोई बॉम्ब फोड़ने का हिंदुस्तान में या कोई टेरर अटैक करवाने का. किया तो वी विल गो इन अगेन. प्रधानमंत्री साफ साफ बोला है कि सिंदूर पे पॉज हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है. और अभी तो एक बहुत जूसी अपॉर्चुनिटी है. अगर हमारे तालिबान भाई हैं, जो मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा बोलते आ रहा हूँ, वो धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी, नारीवादी एक पॉपुलर सरकार है जो हमारे तालिबान भाइयों का है. नारीवादी भी? नारीवादी हैं भाई. अल जोलानी अलकायदा से अगर मॉडरेट लीडर बन सकता है तो तालिबान क्यों नहीं नारीवादी है? ठीक है. मैं अफगानिस्तान गए हूँ, आप गए हैं? नहीं. मैंने उनके साथ हशीश फूंका है. आपने उनके साथ हशीश फूंका है? नहीं फूंका है. बट आप आईएएस भी नहीं है, फिर भी आप पॉलिसीज पे बोलते हाँ बोलता हूँ. हाँ बोलता हूँ. आप फौज में थे क्या? फौज पे बोलते? हाँ वो नहीं बोलता हूँ. ठीक है. ठीक है, वो ठीक है. बट आपने उनके साथ हशीश फूंका है. हशीश एग्जाम नहीं होता है. ठीक है. हशीश एक एक्सपीरियंस होता है. आई एम एक्सपीरियंस्ड, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड. आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं. सॉरी. हाँ. तो वो नारीवादी हैं, वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक हैं और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट है. मैं उन एमनेस्टी और रेड क्रॉस, इनसे ज़्यादा महत्व मैं तालिबान को देता हूँ. इनसे ज़्यादा एक ममता भरी एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है. और वो जो पाकिस्तान के साथ जो प्यार फैला रहे हैं, उसमें मैं मानता हूँ हमको भी शामिल होना चाहिए. ओके. प्यार का दुकान खोलना चाहिए. प्यार का दुकान खोलना चाहिए. ठीक है. तो अगर इन केस इंडिया और पाकिस्तान पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया को अपर हैंड है. क्यों? क्योंकि बाकी लोग वहाँ बिजी हैं. आई वुड से सो. आई डोंट थिंक ट्रम्प विल हैव द बैंडविड्थ. वैसे हिंदुस्तान के भी इंटरेस्ट में है इस बार कुछ शुरू करने का, क्योंकि ट्रम्प का इतना बैंडविड्थ उस पर जा रहा है, उसका टाइम नहीं होगा देखने के लिए. और ना आके क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने सीज फायर करा है. वो तो अच्छी बात है. ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच अभिजीत अय्यर मित्रा. गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको इस पॉडकास्ट के बाद. प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखना. बहुत टाइम के बाद, इतना कोशिश करने के बाद अभिजीत हमारे पॉडकास्ट पे आए. कैसा लगा कमेंट करना और इसको अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना. स्पेशली अगर आपके तालिबानी फ्रेंड्स हैं, उनको एंड पार्ट बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना. एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? थैंक यू वेरी मच. और देखिए, अगर आपके तालिबानी फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं अर्ज करूँगा आप तालिबानियों को फ्रेंड बनाओ. सबसे अच्छी बात तो आपको बहुत अच्छा हशीश मिलेगा. पर दूसरी बात है, आपको बृंदा कराट से आपको नारीवादी धर्मनिरपेक्षता के बारे में लेक्चर नहीं देना पड़ेगा. आप एक्चुअल लिविंग धर्मनिरपेक्षता, नारीवाद, सोशलिज्म को क्या कहते हैं, समाजवाद, ये सब आपको उधर से मिलेगा. बी फ्रेंड्स विद तालिबान. एक तालिबान को ढूंढ के अपना भाई बनाइए. जा सकते हैं क्या वहाँ पे उनसे मिल? अरे बहुत उधर हिंदुस्तानियों को रॉक स्टार का दर्जा मिलता है, पता है. अरे हिंदुस्तानी सब हमारे दोस्त. अगर आप पाकिस्तानी होंगे जोर से चाटा पड़ेगा. उधर पाकिस्तानी जाके बोलते हैं हम हिंदुस्तानी है, जैसे अमेरिका में जाके बोलते हैं ना वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर साउथ एशियन. ओके. क्योंकि पाकिस्तानी को सब चाटा मारते हैं.
उधर जाके अगर आप जाओगे, मैं पूरे टाइम उधर कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे, सब आपको आप समझेंगे कि लोग आपको अमिताभ बच्चन मान रहे हैं उधर। अच्छा, हिंदुस्तानियों को बहुत कदर करते हैं। और वहाँ जाना अलाउड है, वहाँ जा सकते हैं? टोटल, द तालिबान लव यू, यू कैन गेट अवे, इंडियंस कैन गेट अवे विद एनीथिंग, इन दैट डजंट मीन डू समथिंग तो बैड। उनका जो सुप्रीम लीडर है अभी, आपकी उनसे बात हुई कभी? नहीं, नहीं कभी हुई। बट आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो? आई डोंट नो, आई हैव ओनली स्पोकन टू लोकल कमांडर्स इन घोरन गजनी, वो भी 2019 में। सो अगर वहाँ जाके किसी तालिबान के सुप्रीम लीडर का पॉडकास्ट करने का चांस मिला तो कर सकते हैं वो? आई एम श्योर यू कैन, यू जस्ट गो इनटू द एम्बेसी, द एम्बेसी हियर बहुत रिस्पॉन्सिव है। तो हम दोनों साथ में चले और पॉडकास्ट करके आए, कर सकते हैं? हाँ चलो, डील, मैं ट्राई करूँ? डील डील। सो अपन साथ में अप्रोच करते हैं। हाँ, होपफुली अगर परमिशन मिला सो विल बस विजिट एक टुगेदर। चीज होगा, हाँ। आप शाकाहारी तो नहीं है ना? प्योर वेज हूँ मैं। हाँ, फिर आपको बहुत मैं लेके चलूंगा ना, अभी कितना 10 दिन के लिए जाना होगा, 5 दिन के लिए हाँ जाना होगा, हाँ, उतना मैं स्टॉक कर लूंगा। ठीक है, डन, सो विल ट्राई फॉर दैट। वी विल ट्राई फॉर दैट, वी विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच अभिजीत, थैंक प्लेजर यू सो टॉकिंग। मच रौनक जी, मजा लवली आया। टॉकिंग टू यू। जी लगा दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स। जय हिंद। और तालिबान के साथ हशीश भी फूंकना, वो हमारे दोस्त हैं, नारीवादी हैं और समाजवादी हैं और राष्ट्रवादी हैं और बहुत डेमोक्रेटिक हैं, उनसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई भी नहीं है।